मुझे हीरो बनना था। मैंने फार्मिंग चुनी। फिर डीमन क्वीन मुझे मारने आई तो मैंने सेक्रेट स्वॉर्ड को लकड़ी के ढेर में फेंक दिया, अपने टोमेटो पैच के पीछे छिप गया और किसी तरह उसे हरा ही दिया। इससे प्रोफेसी खत्म हो जानी चाहिए थी। इसके बजाय इसने सब कुछ और खराब कर दिया, क्योंकि डीमन क्वीन डरी हुई नहीं लग रही थी, वो इंटरेस्टेड दिख रही थी। और जब वैलेरिया थॉर्न ने मेरे स्क्वॉश पैच के खंडहरों से मुझे देखकर स्माइल की तो मुझे कुछ भयानक एहसास हुआ। मैंने सिर्फ फाइनल बॉस से अपनी जान ही नहीं बचाई थी, मैंने उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था। वैलेरिया थॉर्न उस लेजेंडरी हीरो को मारने आई थी जब मैं हाफैकर फार्म में एक हाथ में गीले कपड़े और दूसरे हाथ में स्मोक्ड ट्राउट की ट्रे लेकर दौड़ रहा था। आसमान बैंगनी रंग में फट चुका था, मेरे टोमेटो स्टार्स एक तरफ झुक रहे थे। एट लास्ट वो सेक्रेड हीरो स्वॉर्ड उसी वक्त मेरी हथेली में आकर गिरी। पुराना रूल सिंपल था, जिसके पास एटलास होगी वही वो हीरो होगा जो थॉर्न क्वीन को खत्म कर सकता है। मेरा रूल उससे भी सिंपल था। अगर मैं उस हीरो की तरह लड़ा जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी तो मेरे टोमेटोज, मेरा पोर्च और शायद मेरी रीढ़ की हड्डी सब चले जाते। इसलिए मैंने एटलास को लकड़ी के ढेर में फेंक दिया और चिल्लाया, बॉल्ट, पोर्च के पीछे जाओ। वो तलवार लकड़ियों से टकराई और एक ऐसी आवाज आई जैसे उसे बुरा लगा हो। फिर डीमन क्वीन मेरे स्क्वॉश पैच में उतरी। वैलेरिया थॉर्न तूफान से बाहर नहीं आई थी, उसने तूफान को पहले अपने सामने झुकाया था। काली बिजली उसके पीछे पंखों की तरह लिपटी हुई थी। उसके बूट्स के आसपास की कीचड़ सूख गई, फटने लगी और उससे धुआं निकलने लगा। उसने मुझे देखा, फिर लकड़ी के ढेर को और फिर वापस मुझे। उसने कहा, इसे उठाओ। मैंने ट्राउट ट्रे ऊपर की, मैंने मछली पकड़ी हुई है। वो मेरी पहली गलती थी। वैलेरिया ने एक उंगली उठाई। हाफैकर फार्म के ऊपर की हवा एकदम शांत हो गई, सिर्फ खामोश नहीं, बिल्कुल साइलेंट। बारिश बीच में ही रुक गई, जैसे मौसम ने भी परमिशन का इंतजार करने का फैसला कर लिया हो। वैलेरिया की उंगली नीचे आई, मेरे पोर्च के ऊपर एक काला सूरज खुल गया। बॉल्ट बारिश के बैरल के पीछे से बाहर निकला। मेरा मैकेनिकल डॉग कमर तक ऊंचा था, उस पर निशान थे और उसे उन पुर्जों से बनाया गया था जो मैंने कभी तरबूज चोरों को डराने के लिए ऑर्डर किए थे। उसके बाएं कान की प्लेट कभी सीधी नहीं बैठती थी। जब वो तेल कम होने के बारे में झूठ बोलता था तो उसकी पूंछ से क्लिक की आवाज आती थी। उसने काले सूरज की तरफ देखा, एक बार भौंका और अपने सीने का कॉपर हैच खोल दिया। अनाइलेशन स्पेल उससे टकराया, फिर वो गुनगुनी बारिश बनकर नीचे गिरा। बाड़े के पीछे खाई में कुछ साए दुबके हुए थे, सरेंडर टैग्स, फटे हुए कंबल। वो लोग जो उसके तूफान के पीछे पीछे आए थे, क्योंकि वो उस गायब हीरो को मरते हुए देखना चाहते थे, इससे पहले कि वो दुनिया को एक और जंग में धकेल दे। मुझे अभी उनकी पूरी कहानी नहीं पता थी, मुझे बस इतना पता था कि वो भी देख रहे थे। वो कोई मामूली बारिश भी नहीं थी, तमीज वाली बारिश, फार्म वाली बारिश। वो टोमेटो स्टार्च पर बिल्कुल लाइन से गिरी, मेरे कपड़ों से राख धो दी और नमक को खराब किए बिना स्मोक्ड ट्राउट के ऊपर से भाप बनकर उड़ी। वैलेरिया देखती रह गई, खाई वाले लोग देखते रह गए, यहाँ तक कि लकड़ी के ढेर में एटलास भी खड़खड़ाने लगी। लकड़ी के नीचे दबी हुई तलवार की आवाज आई। ये एक स्टैंडर्ड हीरो का बर्ताव नहीं था। मैंने पोर्च की तरफ इशारा किया, बॉल्ट, गुड बॉय। बॉल्ट ने अपनी लोहे की पूंछ हिलाई। वैलेरिया की आंखें सिकुड़ गई। मैंने 2 जिंदगियों में बहुत सारे गुस्से वाले लोग देखे थे, गुस्से वाले बॉसेस, गुस्से वाले लैंडलॉर्ड्स, यहाँ तक कि एक गुस्सेल गूज भी जिसका 3 हफ्तों तक ईस्ट पॉन्ड पर कब्जा था। वैलेरिया अलग थी, उसका गुस्सा पहले शोर नहीं मचाता था, वो फोकस हो जाता था। उसने कहा, 15 साल। मैंने 15 साल इंतजार किया कि वो हीरो उस बिल से बाहर निकले जिसने उसे छुपा रखा था। मैं ज्यादातर बाण में ही था। तलवार ने तुम्हें गलत पसंद के तौर पर चुना। लकड़ी के ढेर में एटलास झटके से सीधी हुई, उसकी मूड कांप रही थी। मैंने भविष्यवाणी वाले वेसल को चुना है। मैंने उसके ऊपर एक लकड़ी का लट्ठा मार दिया। खाई में मौजूद लोगों के गले से एक साथ थूक निगलने जैसी आवाज आई। ये बात बाद में मायने रखती। वैलेरिया एक प्रोफेसी को खत्म करने आई थी। वो लोग प्रोफेसी को फेल होते देखने आए थे, इसके बजाय उन्होंने देखा कि एक सेक्रेट स्वॉर्ड के साथ जलाने वाली लकड़ी जैसा बर्ताव हो रहा है। वैलेरिया मुस्कुराई। उस वक्त मुझे लगा कि उस स्माइल का मतलब था कि उसे मजा आ रहा है। फिर फार्म का हर एक फेंस पोस्ट उसकी तरफ झुक गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम तलवार नहीं उठाओगे तो मैं पूरा फार्म जला दूंगी और देखूंगी कि तुम सबसे पहले किसे बचाते हो। तभी हैवकर बैरियर दिखाई दिया। 15 साल से वो इनविजिबल था। खेतों के चारों तरफ एक धुंधली सी बाउंड्री। मॉन्स्टर्स इससे बचते थे। टैक्स कलेक्टर्स इसके पास आकर रास्ता भटक जाते थे। घर घर घूमने वाले पादरियों की दिलचस्पी अचानक दूसरी सड़कों में बढ़ जाती थी। मैंने इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए थे। जिस आदमी को बिना मांगे कोई चमत्कार मिल जाए उसे उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वैलेरिया का दूसरा स्पेल टकराया तो वो बैरियर फार्म के ऊपर पुरानी धूप से बने कांच के कटोरे की तरह दिखने लगा। आधे पल के लिए वो टिका रहा, फिर उसमें दरार आ गई। सफेद आग की एक लकीर आसमान से होते हुए बान की छत पर गिरी, फिर फेंस को पार करती हुई
मेरे बूट्स के नीचे तक आ गई। छोटे टोमेटो के पौधे सीधे खड़े हो गए। चिकन कोऑप धमाके के साथ खुल गया। मुर्गियां वेगन के नीचे छिप गई। वलीरिया खुश लग रही थी। उसने कहा, अब हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। मैं ईमानदार नहीं था, मैं हिसाब लगा रहा था। एक डीमन क्वीन, एक टूटा हुआ बैरियर, एक कुत्ता जिसने कयामत को सिंचाई में बदल दिया था, लकड़ी के ढेर के नीचे चिल्लाती हुई एक तलवार, और मेरे हाथों में ठंडी होती ट्राउट की ट्रे। तो मैंने वही किया जो कोई भी सीरियस हीरो करता। मैंने ट्राउट को नीचे गिरने से पहले पोंछ पर रख दिया। वलीरिया की स्माइल थोड़ी कम हुई। उसी पल ने मेरी जान बचा ली, क्योंकि जब तक वो ये सोचती कि क्या मैंने जानबूझकर उसकी बेइज्जती की है। बॉल्ट अपनी जगह से हिला। वो किसी भेड़िए की तरह तेज नहीं था, वो किसी मशीन की तरह तेज था। एक पल वो रेन बैरल के पास था, अगले ही पल वो वलीरिया और टोमेटो बेड के बीच में खड़ा था। उसके तांबे के पंजों ने कीचड़ में गड्ढे कर दिए थे। वलीरिया ने अपना हाथ फैलाया और आसमान से काले भाले गिरने लगे। बॉल्ट की पीठ खुली। कपड़े सुखाने वाली रस्सियां अपने खंभों से टूटकर उन भालों के चारों तरफ लिपट गई और उन्हें एक बंडल में बांध दिया। वो बंडल मेरे कॉम्पोस्ट हीप के पास जाकर गिरा। खाद का वो ढेर चमकने लगा। मैं उससे एक कदम पीछे हटा। कद्दू की एक बेल बाहर निकली। उसने उन काले भालों को पकड़ा और उन्हें नूडल्स की तरह निगल गई। उस बेल के सबसे बड़े कद्दू पर एक चेहरा बन गया और फिर उसने धुएं की डकार ली। खाई में छिपे लोग चिल्लाए और पीछे खिसकने लगे। वलीरिया हिली नहीं। उसने कद्दू को देखा, बॉल्ट को देखा और फिर मुझे देखा। उसने कहा, तुमने मेरी लानत को पैदावार खिला दी। मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था। उसने पूछा, तुम्हें लगता है मैं इस पर यकीन करूंगी? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे खुद इस पर यकीन नहीं हो रहा। उसकी नजरें फिर से तेज हुई और इस बार उसके आसपास की हवा भारी हो गई। मेरे दांतों में दर्द होने लगा। पोंछ की कीलें आधी बाहर निकल आई और उसकी तरफ ऐसे मुड़ गई जैसे वो सरेंडर करना चाहती हो। मेरे चेहरे के सामने एक ब्लू पैनल चमका। बिगिनर सिस्टम ने सालों से मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि मैं उसे अक्सर बंद कर देता था। रूट करेक्शन अवेलेबल। हीरो पॉइंट्स अनस्पेंट 7412। सजेस्टेड एक्शन, एटलास को वापस लो। मैंने अपनी कोहनी से उस पैनल को हटा दिया। वो पैनल वापस आ गया। सजेस्टेड एक्शन, खेती करना बंद करो। मैंने उसे और जोर से हटाया। मेरी पिछली जिंदगी के बारे में 3 बातें थी जो तुम्हें जाननी चाहिए, और उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जिस पर मैं भाषण देता, खासकर तब जब वलीरिया थॉर्न एक और स्पेल तैयार कर रही थी। मैंने कई सालों तक दूसरों के लिए काम किया था। मैं थका हुआ ही मर गया था, और जब एक चमकते हुए सिस्टम ने मुझे एक तलवार, एक प्रोफेसी और लाशों से भरा रास्ता दिखाया, तो मैंने उसकी जगह बीज खरीदे। बीज, फेंस वाली तार, एक स्मोक हाउस, रिपेयर मैनुअल्स और क्लियरेंस में मिला एक गार्डियन चेसिस, क्योंकि बेचने वाले का कहना था कि वो बैलगाड़ियों के प्रति बहुत गुस्सैल था। वो बॉल्ट था। यही मेरी हीरो वाली तैयारी की पूरी कहानी थी। वलीरिया ने अपने दोनों हाथ उठाए। हैवकर के ऊपर के बैंगनी बादल एक घेरे में सिमट गए। फेंस के बाहर उस टूटे हुए बैरियर के करहाने की आवाज आई। उस दरार से कुछ आकृतियां अंदर आने लगी। सींगों वाली चीजें, कीचड़ वाली चीजें और बहुत सारी कोहनियों वाली अजीब सी आकृतियां। खाई वाले लोगों ने उन मॉन्स्टर्स को देखा और भागने लगे। एक बूढ़ा आदमी सड़क के पास लड़खड़ाकर गिर गया। एक कीचड़ वाली चीज उसकी तरफ झपटी। मैंने बिना सोचे समझे लकड़ी के ढेर से एटलास को निकाला और उसे एक खूंटे की तरह फेंक कर मारा। तलवार सीधी राक्षस के ऊपर से निकल गई। वो हवा में घूमती हुई दूर जाकर एक खंभे में धंस गई और बूढ़े आदमी का कंबल उसी से टंग गया। बूढ़ा जोर से चीख पड़ा। उससे भी ज्यादा जोर से एटलस चिल्लाया, मुझे फेंकना बंद करो। उधर बोल्ट ने राक्षस का काम तमाम कर दिया। उसने उसे अपनी पसलियों के बीच दबोचा, मुंह खोला और एक छोटी सी सफेद किरण छोड़ी। अगले ही पल वो राक्षस गीली मिट्टी के ढेर में बदल गया। बूढ़ा आदमी चीखना बंद कर चुका था। उसने पहले अपने कंबल को देखा जो तलवार से खंभे में टंगा हुआ था, फिर मेरी तरफ देखने लगा। वो बुदबुदाया, इस पवित्र तलवार ने मेरी जान बचा ली। मैं मन ही मन सोच रहा था, मैं तो उससे लगभग 6 फुट दूर निशाना चूक गया था। उसके पास खड़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो श्रद्धा से बोली, वीर ने पवित्र तलवार का अपमान किया, फिर भी उसने आपकी जान बचा ली। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वैलेरिया ने यही सुना। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो डरी नहीं थी, अभी नहीं, बल्कि उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी, और यही ज्यादा खतरनाक था। वो मुझे देखते हुए बोली, तो यही तुम्हारा तरीका है? तुम अपनी बेवकूफियों से दुनिया को निश्चिंत कर देते हो ताकि कोई तुम्हें गंभीरता से न ले। मैंने एटलस को कीचड़ से खींचकर निकाला और उसकी नोक जमीन में गाड़ दी। फिर शांत स्वर में बोला, मेरा तरीका सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेहमान बनकर आए हो, लेकिन इस समय तुम मेरी लौकी की बेलों पर खड़ी हो। वैलेरिया ने नीचे देखा। उसके भारी जूते के नीचे लौकी के 3 छोटे पौधे पूरी तरह कुचल चुके थे। वो तुरंत पीछे हट गई। काश मैं कह पाता कि मैंने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था, लेकिन सच तो ये था कि उसने खुद ही पैर हटा लिया। शायद इसलिए क्योंकि उन कुचले हुए पौधों को देखकर
उसे भी बुरा लगा था। उसी समय बोल्ट फिर भौंका। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और सतर्क थी। उत्तर दिशा की टूटी हुई सुरक्षा दीवार और चौड़ी हो रही थी और ज्यादा राक्षस उसकी दरारों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। खाई के पास जमा लोग भाग तो गए थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। वे दूर चट्टानों, बैलगाड़ियों और घास के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहे थे, मानो किसी ऐसे मुकदमे के गवाह हो जिसका फैसला पहले ही हो चुका हो। वैलेरिया की नजर भी उन पर पड़ी। उसका चेहरा फिर ठंडा हो गया। वो बोली, देखो, तुम्हारी मौत देखने के लिए कितने लोग आए हैं। क्या तुम इन सबकी भी रक्षा करोगे? मेरे मुंह से बिना सोचे निकला, नहीं। इतनी जल्दी जवाब सुनकर दूर खड़े कुछ लोग सहम गए। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, उनकी रक्षा बोल्ट करेगा। बोल्ट के कान तुरंत खड़े हो गए। वैलेरिया हल्का सा हंसी। उसकी हंसी बेहद सुंदर थी, लेकिन उतनी ही डरावनी भी। वो बोली, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो पहले मैं तुम्हारे कुत्ते को मारूंगी। इतना कहकर वो बिजली की गति से आगे बढ़ी। इस बार उसने कोई जादू नहीं किया। वो इतनी तेज थी कि मानो आसमान से गिरती हुई छत हो। उसका हाथ सीधे बोल्ट के सिर की ओर बढ़ा। बोल्ट झटके से नीचे झुक गया। उसी क्षण बरामदे की सीढ़ियाँ अचानक एक ओर उछल गई। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। सर्दियों से वे सीढ़ियाँ पहले ही ढीली थी। लगता था बोल्ट ने मेरी जानकारी के बिना उनके नीचे कोई जुगाड़ लगा रखा था। पूरी सीढ़ी स्प्रिंग वाले फंदे की तरह उछली। धड़ाम, वो सीधे वैलेरिया के टखने से टकराई और लकड़ी के टुकड़ों में बिखर गई। वैलेरिया बस 1 इंच डगमगाई, सिर्फ 1 इंच, लेकिन बोल्ट के लिए वही काफी था। वो छलांग लगाकर उसके हाथ तक पहुंच गया। उसने अपने धातु के जबड़ों से वैलेरिया की कलाई पर लिपटी काली आभा को जकड़ लिया। जोर से खींचा। वो काली शक्ति ऐसे अलग हो गई मानो किसी कपड़े का टुकड़ा फट गया हो। पहली बार वैलेरिया की आंखें फैल गई। उसने बोल्ट को ऐसे देखा जैसे अब वो उसे सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं समझ रही हो। अगले ही पल उसने पलटकर जोरदार प्रहार किया। बोल्ट हवा में उछल गया। वो औजारों के रैक, पानी के बड़े पीपे और सेम की आधी बेल तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। आखिर में वो गाजरों की क्यारी में आकर धम से गिरा। उसके कंधे से धुआं उठ रहा था। मेरा दिल जैसे बैठ गया। बोल्ट, उसकी पूंछ हल्के से एक बार हिली। वो जिंदा था। वैलेरिया फिर मेरी ओर मुड़ी। वो बोली, अब तलवार उठाओ। मेरे पास कीचड़ में धंसा एटलस जोर जोर से कांप रहा था, मानो लड़ने के लिए बेताब हो। मैंने सचमुच उसे उठाया। दूर खड़े सभी लोग सांस रोककर देखने लगे। उसी समय शुरुआती प्रणाली की चमकदार सूचना मेरी आंखों के सामने उभरी। मार्ग पुनर्स्थापित, लक्ष्य चिन्हित, रानी वैलेरिया पर अभी प्रहार करें। मैंने वैलेरिया की ओर देखा, फिर गाजरों की क्यारी में पड़े धुआं छोड़ते बोल्ट को देखा। उसके बाद उस टूटी हुई सुरक्षा दीवार की तरफ नजर गई, जहाँ से राक्षस लगातार भीतर घुस रहे थे। ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसने मेरे खेत की सबसे बड़ी सुरक्षा तोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके पास नहीं गया। मैं बरामदे तक चला गया और एटलस को टूटे हुए को टांगने वाले हुक पर टांग दिया। तलवार से अजीब सी घुटी हुई आवाज निकली। वैलेरिया कुछ पल उस हुक को घूरती रह गई। मैंने दरवाजे के पास की कील से आपातकालीन हथकड़ियां उतार ली। वे किसी नायक की शानदार हथकड़ियां नहीं थी, वे साधारण खेत में इस्तेमाल होने वाली हथकड़ियां थी। मैंने उन्हें तब बनाया था जब एक अंगूठों वाला चालाक रैकून लगातार 3 रात मेरे भंडार घर का ताला खोल देता था। बाद में मैंने उनमें सिस्टम के बचे हुए पुर्जे भी जोड़ दिए थे, क्योंकि इस दुनिया के रैकून अपराधियों की तरह सौदेबाजी करते थे। वैलेरिया की नजर हथकड़ियों पर पड़ी। उसके होठों पर फिर मुस्कान लौट आई। वो बोली, तुम मुझे बांधने का इरादा रखते हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि जब तक मैं अपने कुत्ते का कंधा देख लूं, तब तक तुम उसे दोबारा मारने की कोशिश न कर सको। वैलेरिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? उसी पल गाजरों की क्यारी से बोल्ट ने हमला कर दिया। इस बार उसने कोई ऊर्जा किरण नहीं छोड़ी। उसके भीतर से चांदी जैसे चमकते तारों का एक जाल निकला। पलक झपकते ही वो वैलेरिया के पैरों, कमर और कलाइयों के चारों ओर लिपट गया। वे तार उसे बांध नहीं सके, लेकिन उनकी जरूरत भी नहीं थी। बस एक पल के लिए वो रुक गई और मेरे लिए वही काफी था। मैंने झटके से उसकी एक कलाई में हथकड़ी डाल दी। टक, हथकड़ी तुरंत बंद हो गई। अगले ही क्षण वैलेरिया की काली आभा उससे टकराई। बरामदे की खिड़की भीतर की ओर टूटकर बिखर गई। रसोई में रखी हर कांच की बोतल एक साथ झंझना उठी, लेकिन हथकड़ी नहीं खुली। वैलेरिया ने पहले अपनी कलाई देखी, फिर मेरी ओर देखा, फिर उस कोट वाले हुक की तरफ जहाँ एटलस किसी बेकार छाते की तरह टंगा हुआ था। मेरे पास मुश्किल से 3 सेकंड थे, उसके बाद वो संभल जाती। मैंने उन 3 सेकंड का पूरा इस्तेमाल किया। मैंने धुआं छोड़ते बोल्ट का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर जोर से चिल्लाया,
बरामदा प्रोटोकॉल। बोल्ट की पूंछ 2 बार खटकी और पूरा खेत जवाब देने लगा। पवन चक्की उल्टी दिशा में घूमने लगी। बाढ़ के खंभे चमक उठे। कपड़े सुखाने वाली रस्सी फैलकर एक विशाल जाल बन गई। धोए वाले घर की चिमनी से सफेद तपिश का एक ऊंचा स्तंभ सीधे तूफान की ओर उठा। वैलेरिया ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक कीचड़ बन गई। कोई जादुई कीचड़ नहीं, साधारण खेत की गीली फिसलन भरी मिट्टी। उसके जूते फिसल गए। वो दानव रानी जिसने राज्यों को जीता था, सेनाओं को कुचल दिया था और भविष्यवाणी तक को अपनी इच्छा के आगे झुका दिया था, वो मेरे आंगन की मिट्टी पर फिसलकर एक घुटने के बल बैठ गई। सबने ये देखा, खाई के किनारे खड़े लोगों ने भी, बार के भीतर मौजूद राक्षसों ने भी, और एटलस ने तो जरूर देखा। वो धीरे से बोला, ओह। वैलेरिया का चेहरा बिल्कुल निर्विकार हो गया और वही भाव पूरे दिन में सबसे ज्यादा डरावना था। अचानक खेत के ऊपर तैरता काला ऊर्जा चक्र टूट गया। उसमें जमा सारी जादुई शक्ति नीचे गिरने लगी। बोल्ट ने अपना सिर मारकर मुझे पीछे धकेल दिया। धुएं वाले घर की चिमनी बीच से फट गई। बरसात का बड़ा पीपा हवा में उठ गया। टूटी हुई सुरक्षा दीवार ने गिरते हुए उस पूरे जादू को रोक लिया। वो भीतर की ओर झुक गई और ऐसी आवाज निकाली मानो कोई विशाल आरी चीख रही हो। एक पल के लिए पूरा हैवेकर फार्म काले तारे के भीतर कैद हो गया। तभी बोल्ट की छाती का ढक्कन फिर खुला। वो सारा काला जादू उसके भीतर समाने लगा। फिर बाढ़ में फैल गया। गीली टमाटर की क्यारियों में दौड़ गया। उस शरारती कद्दू की बेल तक पहुंच गया जिसकी आदतें पहले ही बिगड़ चुकी थी और आखिरकार धरती के भीतर समा गया। पूर्वी खेत का हर बीज उसी क्षण अंकुरित हो उठा। बाढ़ के भीतर मौजूद हर राक्षस पलक झपते ही गीली मिट्टी का ढेर बन गया। बाढ़ के बाहर खड़े सभी लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए। वैलेरिया थॉर्न ने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया, फिर उसकी आंखें पलट गई और वो मेरे बरामदे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले ही पल तूफान गायब हो गया। हैवेकर की सुरक्षा दीवार पहाड़ी से लेकर छोटी धारा तक फट गई। आवाज ऐसी थी मानो किसी ने विशाल कपड़ा चीर दिया हो। कुछ क्षणों तक कोई भी नहीं हिला। फिर खाई के पास खड़ी एक औरत ने मेरे बरामदे की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, नायक ने कांटों की रानी को अपने कुत्ते की मदद से हरा दिया। तभी वही बूढ़ा आदमी एटलस को सीने से चिपकाते हुए बोला, नहीं, उसने उसे मारने के बजाय छोड़ दिया। एक और आदमी पीछे हटते हुए भागने लगा। वो चिल्लाया, उसने पवित्र तलवार इसलिए फेंक दी क्योंकि उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। मैं कहना चाहता था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन तब तक वे सब भाग चुके थे। मुझे उसी दिन समझ आ गया, अफवाहें राक्षसों से भी तेज दौड़ती हैं। बोल्ट लंगड़ाता हुआ बरामदे तक आया। उसने अपनी नाक से वैलेरिया के हाथ को हल्के से छुआ। वो नहीं जागी। उसी समय शुरुआती प्रणाली फिर मेरी आंखों के सामने उभरी। लक्ष्य निष्क्रिय, अंतिम प्रहार करे। बूढ़े आदमी की बाहों में रखा एटलस हल्के हल्के गुनगुना रहा था, मानो खुद को उपयोगी साबित करना चाहता हो। मैंने बिना कुछ कहे वो संदेश बंद कर दिया। फिर एटलस वापस लिया। वैलेरिया को कंधों से पकड़कर घसीटते हुए घर के अंदर लाया और दूसरी हथकड़ी मेरी रसोई की लोहे की मेज के पैर से बांध दी। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बहादुर था। असल वजह कुछ और थी, अंतिम शत्रु कहलाने वाले किसी व्यक्ति को मार देना। मुझे ऐसा फैसला लगा जिसके बाद शायद स्वर्ग तक में ढेर सारी सफाई देनी पड़े। और फिर उसने मेरी सुरक्षा दीवार भी तोड़ दी थी। बाहर हैवेकर की फटी हुई सीमा के उस पार राक्षस अब भाग नहीं रहे थे। वे बाढ़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे थे। उधर वे तमाशबीन लोग जा चुके थे और अपने साथ उस पूरे घटनाक्रम की बिल्कुल गलत कहानी भी ले गए थे। घर के अंदर वैलेरिया थॉर्न मेरी रसोई के फर्श पर पड़ी थी, भीगी हुई, हथकड़ियों में जकड़ी हुई, और उसके दांतों के बीच से अब भी धुएं की पतली लकीर निकल रही थी। एटलस दरवाजे के पास दीवार पर टंगा हुआ था, जबकि बोल्ट एक कंधे से चिंगारियां छोड़ता हुआ वैलेरिया और राशन रखने वाली अलमारी के बीच चुपचाप पहरा दे रहा था। फिर वैलेरिया ने अपनी आंखें खोली। वो हथकड़ियां कोई रिचुअल नहीं थी, पर वैलेरिया थॉर्न को लगा कि वो थी। वो मेरे किचन के फर्श पर जागी। उसका एक हाथ मेज की लोहे की टांग से बंधा था। एक बूट अब भी आंगन में फिसलने की वजह से कीचड़ से भरा था और वो ऐसे देख रही थी जैसे तय कर रही हो कि इस बेइज्जती को वॉर क्राइम माना जाए या नहीं। मैं कमरे के दूसरी तरफ था, एक हाथ में स्किलेट और दूसरे में पैंट्री नाइफ लिए। उसके लिए नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए। इस बात से उसे शांति नहीं मिली। वैलेरिया ने कहा, तुमने मुझे खाने के बगल में बांध दिया। मैंने जवाब दिया, मैंने तुम्हें खाने से दूर बांधा है। उसकी नजर पैंट्री की तरफ गई। बॉल्ट भी उसी तरफ मुड़ा। उसके कंधे पर तांबे की एक पट्टी, 2 कीले, और मेरे पास बचा आखिरी साफ टावल लगा हुआ था। उसमें से अब भी धुआं निकल रहा था। वो डीमन क्वीन और मेरे सूखे सेबों के बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई रिटायर्ड शेरिफ हो।
जिसका काम अभी पूरा न हुआ हो। वलीरिया ने हथकड़ी की तरफ देखा, फिर वो मुस्कुराई। मेज की टांग मुड़ गई, किचन की हर चम्मच उछलने लगी, पर हथकड़ी नहीं खुली। वलीरिया ने मुस्कुराना बंद कर दिया। उन हथकड़ियों ने ये दूसरा सबसे अच्छा काम किया था। पहला काम एक रैकून को पकड़ना था। दरवाजे के पास दीवार पर टंगी एटलास खड़खड़ाई। इन हथकड़ियों में अनऑथराइज्ड हेरोग्रेड रेसिड्यू है। मैंने स्किलेट से तलवार की तरफ इशारा किया। तुम अभी बहुत खतरे में हो। वलीरिया की नजर झट से एटलास पर गई, फिर वापस मुझ पर। उसने कहा, तुम पवित्र औजारों को बांधते हो, दिव्य तलवारों को भूखा रखते हो और एक ऐसे जानवर को ऑर्डर देते हो जो तबाही खा जाता है, फिर भी तुम डरने का नाटक कर रहे हो। मैंने कहा, मैं नाटक नहीं कर रहा। उसने कहा, झूठ है। मैंने कहा, मेरे हाथों से पूछो, वो कांप रहे थे। बदकिस्मती से इसकी वजह से वलीरिया को मुझ पर और ज्यादा शक होने लगा। किचन की खिड़की के बाहर आधा टूटा हुआ हैवकर बैरियर टूटे हुए कांच की तरह टिमटिमा रहा था। उसके पार का खेत रातों रात बदल गया था। फार्म के किनारे पर मॉन्स्टर्स जमा हो गए थे और खुली हवा को सूंघ रहे थे। खाई वाले लोग चल गए थे, लेकिन कीचड़ में उनके पैरों के निशान रह गए थे, जो सब मेरे घर से दूर जा रहे थे। ब्रेकफास्ट से पहले ही अफवाह फैल चुकी थी। ये बुरा था। बैरियर का खुला होना उससे भी बुरा था। वलीरिया को मारने से शायद एक मुसीबत खत्म हो जाती, पर प्रोफेसी वाली वो सारी मुश्किलें शुरू हो जाती जो सिस्टम चाहता था। उसे बाहर जाने देने का मतलब था फार्म को उन सब चीजों के लिए खुला छोड़ देना जो 15 साल से अंदर आने का इंतजार कर रही थी। इसलिए मुझे एक तीसरे ऑप्शन की जरूरत थी। बदकिस्मती से मेरा सबसे अच्छा तीसरा ऑप्शन सूप था। वलीरिया ने मेज की टांग को फर्श पर 1 इंच और खींचा। मुझे आजाद करो। मैंने कहा, किचन में कोई मारकाट नहीं होगी। उसकी आंखें तेज हुई। वो मनाही नहीं थी, वो एक रूल था। वो मेरी तरफ झुकी, हथकड़ी की चेन कस गई। उसने कहा, नियम मैं बनाती हूँ। मैंने जवाब दिया, मेरे किचन में नहीं। उस बात की वजह से मुझे मार दिया जाना चाहिए था। इसके बजाय वलीरिया ने फिर से पैंट्री की तरफ देखा। उस सुबह पैंट्री ने मुझे 2 बार बचाया। जब मैं मिर्च काट रहा था, चूल्हे के पास एक ब्लू बिगिनर सिस्टम पैनल चमका। एनिमी कैप्टिव, रूट रिस्टोर्ड, सजेस्टेड एक्शन, इंटेरोगेट। मैंने उसे अपनी कोहनी से बंद कर दिया। पैनल फिर से आ गया, सजेस्टेड एक्शन, एक्सिक्यूट। मैंने उसे मिर्च वाले कटोरे से बंद कर दिया। वलीरिया ने उस तैरते हुए पैनल को गायब होते देखा। उसने कहा, तुम्हारे पास सिस्टम है। मैंने कहा, हुआ करता था। ये अब भी जवाब देता है, एटलास भी देती है। मैं दोनों को इग्नोर करता हूँ। एटलास और जोर से खड़खड़ाई। मैंने मिर्च को स्किलेट में डाल दिया। उसकी खुशबू सबसे पहले वलीरिया तक पहुँची। उसने अपनी थोड़ी हल्की सी ऊपर उठाई, जैसे भूख कोई दुश्मन जासूस हो, और उसने उसे घुसपैठ करते पकड़ लिया हो। उसने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, स्ट्यू है, ये तीखा है। मिर्च अपना परिचय ऐसे ही देती है। उसने कहा, मैं हार मानने वालों का दिया हुआ खाना नहीं खाती। मैंने कहा, अच्छा है, ये ब्रेकफास्ट है। वो काफी नाराज दिख रही थी, तो मैंने हथकड़ी खोल दी। बॉल्ट गुर्राया। वलीरिया हिली नहीं। उसके जैसे लोगों के साथ यही दिक्कत थी। जब वो नहीं हिलते तो इसका मतलब सुरक्षा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अगला कदम और ज्यादा मायने रखता है। मैंने चाबी मेज पर रखी और पीछे हट गया। मैंने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरे बाकी के बैरियर को तोड़ा तो मैं बॉल्ट को फिर से तुम्हारी एडियों के पीछे लगा दूंगा। बॉल्ट की पूंछ से क्लिक की आवाज आई। वलीरिया ने उसे देखा, बॉल्ट ने उसे देखा। किचन की मेज उनके बीच ऐसे चरमराई जैसे वो फर्नीचर हो और इतिहास के फैसला करने का इंतजार कर रही हो। फिर बाहर एक मॉन्स्टर बाड़े से टकराया। छोटा नहीं था, उसके टकराने से शेल्फ से आटा गिर गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। एक सींगों वाली चीज ने उस टूटे हुए बैरियर से अपना सिर अंदर घुसा लिया। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो एक भेड़ को निगल जाए। वलीरिया ने एक हाथ उठाया, जैसे वो ऊब गई हो। मैंने कहा, नहीं। वो रुक गई। मॉन्स्टर ने फेंस की रेल को काट लिया। उसने कहा, हटो। मैंने कहा, हाँ, बेड के बगल में उसे राख मत बनाना। उसने कहा, वो तुम्हारी फेंस खा रहा है। मैंने जवाब दिया, मैंने वो फेंस टेढ़ी बनाई थी, वो थोड़ी बुराई सह सकती है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने बेइज्जती का कोई नया तरीका ढूंढ लिया हो। बॉल्ट लंगड़ाते हुए दरवाजे तक गया, अपना जबड़ा खोला और एक छोटा व्हाइट पुल्स ई छोड़ा। वो मॉन्स्टर गीली मिट्टी के ढेर में बदल गया। 2 और मॉन्स्टर्स बाड़े से पीछे हट गए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खिड़की से वलीरिया की तरफ देखा और अपने सिर झुका लिए। वलीरिया ने ये नोटिस किया। मैंने उसे नोटिस करते हुए नोटिस किया। ये बात मायने रखती थी। उसकी मौजूदगी सिर्फ खतरे को बुलाती नहीं थी, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज करती थी। मैंने पेपर स्ट्यू का एक बॉल मेज पर रखा। मैंने कहा, खाओ। वलीरिया धीरे से खिड़की से मुड़ी। उसने पूछा, तुम मुझे कमांड कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। मेरे घर में इसमें फर्क होता है। हाँ। उसकी नजर बॉल पर गई। स्ट्यू दिखने में सुंदर नहीं था। लाल शोरबा, बीन्स, स्मोक ट्राउट के टुकड़े, कुटी हुई पेपर्स, अनियन और बीच में खड़ी एक स्पून। क्योंकि मैंने उसे बहुत गाढ़ा बनाया था। एक असली हीरो होता तो किसी कसम की शर्त रखता। मैंने कॉर्न ब्रेड भी रख दी। वलीरिया बैठ गई, इसलिए नहीं कि मैंने उससे कहा था। उसने कुर्सी पर ऐसे कब्जा किया
जिससे ये साफ हो गया कि वो इसे जीत चुकी है। फिर उसने स्पून उठाई। पहली बाइट ने कमरे का माहौल बदल दिया। उसके कंधे कड़क हो गए, खिड़कियों पर धुंध जम गई, उसकी बाई आंख के नीचे का काला निशान बैंगनी और फिर सुनहरा हो गया। फिर वो बिल्कुल वैसा ही लाल हो गया जैसा मेरी पेपर का रंग था। बॉल्ट ने अपना सिर झुकाया, दीवार से एटलास की आवाज फुसफुसाई, ये कोई मामूली स्टू नहीं है। वलीरिया ने उसे निगला। कुर्सी के नीचे काले रंग की आग का एक घेरा बन गया। कुर्सी नहीं जली, इसके बजाय किचन के फर्श की हर खरोंच नई लकड़ी से भर गई। मेज की टूटी हुई टांगे सीधी हो गई। पैंट्री की टूटी हुई कुंडी खुद ब खुद बंद हो गई। वलीरिया की पुतलियां सिकुड़ कर बारीक हो गई। तुमने मुझे जहर दिया है। उसने बॉल की तरफ देखा। तुमने बस एक बाइट ली है, मेरा शरीर बदल रहा है। ब्रेकफास्ट के वक्त ऐसा होता है। उसने स्पून को इतनी जोर से पकड़ा कि वो उसकी उंगलियों के चारों तरफ मुड़ गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। ये 3 अलग अलग तरीकों से नामुमकिन था। वलीरिया अनाइलेशन मैजिक के बीच से ऐसे गुजर जाती थी जैसे वो मामूली मौसम हो। पेपर स्टू ने उसे पसीना दिला दिया। वो इतनी तेजी से उठी कि कुर्सी पीछे जा गिरी। बॉल्ट अपनी जगह से हटा। मैंने मिल्क का जग उठाया। वलीरिया ने स्पून मेरी गर्दन पर टिका दी। एंटीडोट। मैंने जग ऊपर किया। उसने उसकी तरफ देखा, फिर स्ट्यू को देखा और फिर वापस मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर प्राइड और भूख एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हों। मैं उसके दिमाग के अंदर नहीं था। मैंने बस उस स्पून को कांपते हुए देखा। उसने जग झपटा, दूध पिया और फिर से जम गई। जैसे ही दूध उसके होठों से लगा, वो हल्का सा चमकने लगा। उसकी कुर्सी के नीचे की काली आग नरम नीली हो गई। बाहर बाड़े के पास वाले मॉन्स्टर्स घुटनों के बल बैठ गए। हमला नहीं किया, भागे नहीं, बस बैठ गए। वलीरिया ने जग नीचे किया। मैंने पुराने वर्कप्लेस वीडियोस में राजाओं को अवार्ड लेते देखा था, पर वो भी उतनी गरिमा के साथ नहीं लेते थे जितनी गरिमा के साथ उसने मेरे उस पिचके हुए जग से दूध पिया। फिर वो वापस बैठ गई और एक और बाइट ली। मैं कुछ नहीं बोला। कभी कभी आदमी ब्रेकफास्ट को बात करने देकर ही बच पाता है। वलीरिया ने आधा बॉल खत्म करने के बाद मेरी तरफ गुस्से से देखा। ये कोई नशीला पोषण है, ये स्ट्यू है। ये मेरे मैजिक को मिट्टी के प्रति जवाबदेह बना रहा है। ये तो बड़ी असुविधा वाली बात है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अक्सर ओनियंस की वजह से ऐसा होता है। उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने कॉर्न ब्रेड खाई। पैंट्री का दरवाजा अपने आप खुल गया। अचार के सारे जार्स शेल्फ के आगे की तरफ ऐसे लुढ़क कर आ गए जैसे कोई घबराए हुए नागरिक भेंट दे रहे हों। वैलेरिया उन्हें घूरने लगी। मैं उन्हें देखने लगा। बॉल्ट ने पैंट्री की दहलीज पर अपना एक पंजा रखा। मैंने उन जार से कहा, नहीं, जार्स रुक गए। वैलेरिया ने धीरे से मेरी तरफ देखा। वैलेरिया ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी रसोई का भंडार घर तुम्हारे आदेश मानता है। मैंने कंधे उचकाए। सिर्फ उन दिनों जब उसका मूड अच्छा होता है। वो जिस कुर्सी पर बैठी थी मानो उसे भी जीत चुकी हो। पीछे टिककर उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सारे राक्षस अब भी घुटनों के बल झुके हुए थे। एक दुबला पतला राक्षस जिसकी कोहनियां जरूरत से कहीं ज्यादा थी, मुड़ा और दूसरे राक्षस पर फुफकारा। दूसरा राक्षस बार की ओर बढ़ने ही वाला था। फुफकार सुनते ही वो तुरंत पीछे हट गया। मेरे खेत को अब नई बाढ़ मिल गई थी। दिक्कत बस इतनी थी, वो बाढ़ इस समय मेरी रसोई की मेज पर बैठी मेरा स्ट्यू खा रही थी और ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही थी। वैलेरिया ने भी ये सब देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये भाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोली, अगर मैं यही रहूं तो वे कभी इस बार को पार नहीं करेंगे। अगर मैं चली गई तो शायद कर ले, और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वे तुम्हारी राख की भी पूजा करेंगे। मैंने गहरी सांस ली। चलो, इसकी परीक्षा नहीं ले तो बेहतर होगा। वो बोली, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो भविष्यवाणी मेरा अपमान करती रहेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, वो तो कई सालों से मेरा भी अपमान करती आ रही है। दीवार पर टंगा एटलस खड़खड़ाया। मैं सब सुन रहा हूँ। अच्छी बात है, मैंने जवाब दिया। वैलेरिया ने मुड़ा हुआ चम्मच कटोरे से हल्के हल्के टकराना शुरू किया। हर बार टक, बाहर खड़े राक्षस अपना सिर थोड़ा और नीचे झुका देते। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं यही रहूंगी। नहीं, मेरे मुंह से तुरंत निकला। वो एक पल के लिए चौंक गई। शायद पहली बार मैंने बिना किसी मशीन या चाल के उसे हैरान किया था। मैंने उसके कटोरे की ओर इशारा किया। अगर रहना है तो कुछ शर्तें होंगी। वो बोली, मैं किसी की शर्तें नहीं मानती। मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन मक्के की रोटी तो खाली थी। बोल्ट के मुंह से दबाद बासा खांसी जैसा स्वर निकला। वैलेरिया ने तुरंत उसकी ओर देखा। यांत्रिक कुत्ते ने नजरें फेर ली, लेकिन थोड़ा देर से मैंने उंगलियां गिननी शुरू की। नियम उंगलियों पर गिनकर बताए जाएं तो कम खतरनाक लगते हैं। पहला नियम, मेरे मेहमानों को नहीं मारोगी। दूसरा, फसलों को आग नहीं लगाओगी। तीसरा, भंडार घर से कुछ लेना हो तो पहले पूछोगी। चौथा, अगर कुछ तोड़ोगी तो उसे ठीक कराने में भी मदद करोगी। और पांचवा, नाश्ते को जहर नहीं कहोगी जब तक पूरा कटोरा खत्म न कर लो। वैलेरिया मेरी हर उंगली को ऐसे देख रही थी मानो सामने कोई दुश्मन सेनापति खड़ा हो। फिर उसने कटोरा उठाया और बचा हुआ सारा स्ट्यू एक ही सांस में पी गई। उसी क्षण रसोई से एक हल्की गर्म लहर निकल
बरामदे से होती हुई पूरे खेत में फैल गई और जाकर टूटी हुई हैवेकर सुरक्षा रेखा तक पहुंच गई। टूटी हुई सीमा अब टिमटिमाना बंद कर चुकी थी। बाहर खड़े राक्षस चुपचाप मुड़ गए। अब वे सड़क की ओर मुंह करके पहरा दे रहे थे। वैलेरिया ने खाली कटोरा मेज पर रख दिया। वो बोली, मैं यहाँ अनुसंधान के उद्देश्य से रहूंगी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अनुसंधान? उसने मुड़े हुए चम्मच से इशारा किया। तुम्हारा भोजन, तुम्हारा जानवर, तुम्हारी बेहुदा तलवार और तुम्हारा असंभव खेत, ये सब मेरे अध्ययन का विषय है। मैंने कहा, मेरा सोफा कोई सिंहासन नहीं है। वो उठ खड़ी हुई, बैठक में गई और सीधे सोफे पर बैठ गई। सोफा हल्की सी कराह भर उठा। वो बोली, अब ये भी मेरे अध्ययन का हिस्सा है। नहीं, मैंने तुरंत कहा। उसी समय बाड़ के बाहर खड़े सभी राक्षस एक साथ मुड़े। उन्होंने घर की ओर पीठ कर ली और सड़क की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। मैंने मुख्य दरवाजा खोल दिया। शायद मैं सबूत सामने होने पर भी बेवकूफी कर बैठता हूँ। सबसे बड़ा राक्षस फाटक के पास खड़ा था। मेरी टूटी हुई बाड़ की लकड़ी अब भी उसके मुंह में फंसी हुई थी। उसने मुझे देखा, फिर सिर झुकाया और लकड़ी का टुकड़ा बड़ी सफाई से कीचड़ में रख दिया। उसी समय एक छोटा राक्षस मुर्गियों के दड़बे की ओर बाड़ के नीचे से घुसने लगा। वैलेरिया अपनी जगह से नहीं उठी। उसने बस अपने हाथ में पकड़ा चम्मच उल्टा घुमा दिया। बस इतना ही। छोटा राक्षस तुरंत जमीन पर लेट गया और उल्टा रेंगते हुए मुर्गियों से दूर चला गया। लेकिन मुर्गियों ने ये सब देख लिया और यही सबसे खतरनाक बात थी। सबसे बहादुर मुर्गी अकड़ती हुई फाटक तक पहुंची। उसने राक्षस की नाक पर एक जोरदार चोंच मारी, फिर ऐसे इठलाती हुई लौट आई मानो अभी अभी किसी छोटे राज्य पर विजय हासिल करके आए हो। राक्षस ने पलटकर कुछ नहीं किया। बोल्ट ने मेरी तरफ देखा। मैंने वैलेरिया की तरफ देखा। वैलेरिया अपने आप से बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैं जानता था अगर अभी उसे रोका नहीं तो यही आगे चलकर नियम बन जाएगा। मैंने साफ शब्दों में कहा, जो लोग बरामदे से दूर रहें, उन्हें खाना मना है। वैलेरिया ने एक भौं उठाई। अब तुम मेरी आभा को भी आदेश देने लगे हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ अपने आंगन के नियम बता रहा हूँ। वो मुस्कुराई। लेकिन इस समय तुम्हारा आंगन मेरी बात मान रहा है। मैंने जवाब दिया। मुश्किल समय में मेरे आंगन की पसंद कुछ खास अच्छी नहीं रहती। उसके हाथ में पकड़ा चम्मच धीरे धीरे और टेढ़ा हो गया। उसी समय बाहर खाई के पास से एक शरणार्थी औरत चुपके से वापस आई। वो गिरा हुआ कंबल उठाने आई थी। इतने में सबसे बड़ा राक्षस उसकी ओर मुड़ा। औरत वही जम गई। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे। वो डर के मारे रोने लगी। वैलेरिया बिना हिले सब देखती रही। मैं बरामदे पर आ गया। मैंने ऊंची आवाज में राक्षस से कहा, उसे छोड़ दो। लेकिन इस बार उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये बात भी ठीक थी। सच कहूँ तो अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद अपनी बात भी न मानता। मैंने मुड़कर वैलेरिया की ओर देखा। वैलेरिया, उसने कई पल तक बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखा, मानो किसी डरे हुए आम इंसान की मदद करना उसके हर पद, हर उपाधि और हर अभिमान से कहीं नीचे की बात हो। फिर उसने हाथ में पकड़ा चम्मच बस एक बार हल्का सा घुमा दिया। फाटक के पास खड़ा राक्षस तुरंत सिर झुकाकर पीछे हट गया। वो शरण आर्थी औरत अपना कंबल उठाकर इतनी तेज भागी कि कीचड़ में अपना एक जूता ही छोड़ गई। राक्षस वही खड़ा रहा। उसका मुंह अब भी सड़क की ओर था। बाढ़ अभी भी टूटी हुई थी, लेकिन मेरे खेत की एक सीमा फिर से बन चुकी थी। एक बदतमीज सीमा, एक खतरनाक सीमा, और वो पूरी तरह उस औरत पर टिकी थी जो सिद्धांत के तौर पर अब भी मुझे मारना चाहती थी। फिर भी वो एक सीमा थी। मैं वापस रसोई में गया और वैलेरिया के हाथ से चम्मच ले लिया, इससे पहले कि वो उसे भी कोई घातक हथियार बना देती। उसने बिना विरोध किए चम्मच मुझे दे दिया। अजीब बात ये थी, हथकड़ी से ज्यादा उसे यही छोटी सी हार खल रही थी। शायद उसी की भरपाई करने के लिए उसने तुरंत घोषणा कर दी, सोफे का कंबल मेरा रहेगा, भंडार घर का बाया हिस्सा भी, और वो नीला मग भी, अनुसंधान की निरंतरता के लिए। मैंने मग की अनुमति दे दी, लेकिन भंडार घर की शेल्फ देने से साफ मना कर दिया। सूखे सेब के टुकड़ों को लेकर पूरे 12 सेकंड तक हमारी बहस चली। आखिरकार 3 टुकड़ों की अभिरक्षा वैलेरिया को मिल गई। उसी समय एटलस दीवार के हुक से नीचे गिर पड़ा। ठक, वो जमीन से टकराया, एक बार उछला और फिसलता हुआ मेज के नीचे जा घुसा। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई शानदार प्रवेश करने की योजना बनाई हो और पूरी तरह असफल हो गया हो। मेज के नीचे से उसकी दबी हुई आवाज आई, नायक, मैं शत्रु को रहने की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति दर्ज करता हूँ। वैलेरिया सोफे के हत्थे पर झुककर नीचे देखने लगी। एटलस तुरंत चुप हो गया। इतनी जोरदार खामोशी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वैलेरिया ने 2 उंगलियों से उसकी मूठ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एटलस नीली चिंगारियों से चमक उठा और बिजली की तरह पीछे उछल गया, सीधे दरवाजे के पास रखी छातों वाली बाल्टी में। बाल्टी उलट गई। 3 छाते गिरकर पूरी पवित्र तलवार के ऊपर आ गिरे। वैलेरिया कुछ पल उस ढेर को देखती रही, फिर उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में नया शक था। वो बोली, तुम्हारे भविष्यवाणी वाले हथियार तक को तुम्हारे घर के नियमों से डर लगता है। मैंने सहज स्वर में कहा, उसे बस नमी पसंद नहीं है। वो बोली, वह मुझसे भागा।
मैंने सिर हिलाया। नहीं, वो छातों के नीचे जाकर छिपा है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तुम पवित्र हथियारों को घरेलू शर्मिंदगी देकर दंडित करते हो। मैंने कंधे उचकाए। मैं बस चीजें वही रखता हूँ जहाँ वे ठीक से समा जाए। वो फिर से सोफे पर टिक गई। मैं उसके चेहरे के बदलते भाव पढ़ने लगा। उसकी नजर में वो मुझसे हारी नहीं थी। कम से कम वो खुद कभी ये बात नहीं मानेगी, और शायद इसी वजह से वो अभी यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। इस खेत ने उसका अपमान किया था, उसे खाना खिलाया था, उसे हथकड़ी पहनाई थी, उसके सामने खुद को सुरक्षित भी रखा था, और नाश्ते जैसी साधारण चीज में भी अपने नियम छिपा रखे थे। वैलेरिया थॉर्न जैसी शख्सियत के लिए ये हार नहीं थी, ये एक ऐसा रहस्य था जिसे समझना जरूरी था। मैंने अपनी इस छोटी सी जीत का जश्न नहीं मनाया, लेकिन जीत तो थी। दानव रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, उसने माफी भी नहीं मांगी थी, और वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हुई थी। फिर भी वो यही रुक रही थी, और मेरा खेत अब खुला हुआ घाव नहीं रहा था। भंडार घर अब विवादित इलाका बन चुका था। सोफा पक्ष बदल चुका था। पवित्र तलवार दीवार पर टंगी मुंह फुलाए बैठी थी, और पूरे लगभग 6 शांत सेकंड तक मुझे सचमुच लगा कि आज की सारी पर ऐशानी नाश्ते ने खत्म कर दी है। तभी बोल्ट के कान खड़े हो गए। वो लंगड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा, अपने सिर से उसे खोला और उत्तर वाली बार की ओर भौंक उठा। पहरे पर खड़े राक्षस तुरंत रास्ते से हट गए। टूटी हुई पुरानी सुरक्षा रेखा के उस पार से कोई भीतर आ रहा था। राक्षस नहीं। कुछ पल बाद बोल्ट वापस लौटा। वो घास पर 2 लोगों को घसीटता हुआ ला रहा था। उसकी पीठ पर एक लहूलुहान आदमी झुका हुआ था। उस आदमी का एक हाथ कसकर एक जवान लड़की को पकड़े हुए था। उसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। उसकी बाह का कपड़ा फटा हुआ था, बाल मिट्टी से चिपक गए थे, और उनके कपड़ों पर काले धातु जैसे दांतों के निशान साफ उभरे हुए थे। बोल्ट उन्हें घसीटते हुए गाजरों की क्यारी के पास ले आया। उनका पीछा करते हुए एक शिकारी भी घिसटता हुआ चला रहा था। वो अभी जिंदा था। जैसे ही उसकी नजर सोफे पर बैठी वैलेरिया पर पड़ी, उसने दोनों टूटी टांगों के बावजूद पीछे रेंगने की कोशिश की। बोल्ट की पीठ पर पड़ा घायल आदमी मुश्किल से सिर उठा सका। उसने मेरी ओर देखा और टूटी हुई आवाज में बोला, कृपया हमें ब्लैक गियर गिल्ड के हवाले मत करना। बोल्ट ने दोनों अजनबियों को गाजरों के पास ऐसे रख दिया मानो खेत के लिए कोई टूटा फूटा औजार उठा लाया हो। घायल आदमी ने कीचड़ में पड़े पड़े ही झुककर प्रणाम करने की कोशिश की। लड़की उठना चाहती थी, लेकिन खड़ी नहीं हो सकी। फिर भी वो खुद को अपने पिता और वैलेरिया के बीच खड़ा करने की कोशिश करती रही। उसी क्षण मुझे 2 बातें तुरंत समझ आ गई। पहली, वे बुरी तरह डरे हुए थे। दूसरी, अभी तक उन्हें मुझसे डर नहीं लगता था। घायल आदमी ने अपनी पसलियों पर हाथ रखा, फिर धीमे स्वर में बोला, मेरा नाम टोबिन ग्रेल है। उसने अपनी बेटी की ओर देखा, और ये मेरी बेटी लाया ग्रेल है। लाया ने मेरे काउच पर बैठी वैलेरिया को देखा, फिर दीवार पर टंगी एटलास को, और फिर बोल्ट के धुएं वाले कंधे को। उसकी आवाज दबी हुई निकली, क्या हम मर चुके हैं? मैंने कहा, गाजरों के बीच तो नहीं। वैलेरिया खड़ी हो गई। कमरे का तापमान गिर गया। बाहर बचे हुए हंटर ने कराहते हुए बोल्ट के पंजे के नीचे छिपने की कोशिश की। ये अच्छा संकेत नहीं था। नियम बहुत कड़ा था। अगर मैं टोबिन और लाया को बाहर निकाल देता तो हंटर्स उन्हें पकड़ लेते। अगर मैं उन्हें रख लेता और वो किसी को बता देते तो हाफैकर फार्म एक टारगेट बन जाता, जहाँ एक टूटा हुआ बैरियर था। काउच पर एक डीमन क्वीन थी और एक ऐसी तलवार जो शिकायत करना बंद नहीं करती थी। तो मैंने वो रास्ता चुना जिसमें कम से कम चीख पुकार हो। मैंने किचन की तरफ इशारा किया, अंदर चलो, पहले टी पियेंगे। धमकिया बाद में। वैलेरिया ने धीरे से अपना सिर घुमाया। तुम चारे को अपने घर बुला रहे हो? मैंने कहा, मैं घायल लोगों को अपनी गाजरों के ऊपर से हटा रहा हूँ। उनका पीछा किया जा रहा था। मैंने लाशों को देख लिया था। बचे हुए हंटर ने अपने टूटे हुए दांतों के बीच से एक बार हंसी निकाली। बोल्ट ने उसके क्लोक पर पैर रख दिया। हंसी बंद हो गई। मैंने टोबिन को एक कुर्सी पर बैठाया और लाया को बेंच पर। वैलेरिया दरवाजे के पास खड़ी रही, हाथ बांधे हुए। से लग रहा था जैसे वो इस समस्या को एक क्रेटर से हल करना चाहती हो। बोल्ट ने बाहर का दरवाजा रोक लिया। दीवार पर एटलास इतनी जोर से खड़खड़ाई कि प्लास्टर झड़ने लगा। केटल के पास बिगिनर सिस्टम चमका। अननोन ब्लड लाइन डिटेक्टेड, सजेस्टेड एक्शन रिपोर्ट। मैंने उसे T10 से बंद कर दिया। वो T10 पुराना, पिचका हुआ और सूखी जड़ी बूटियों से भरा था। मैंने इन्हें खुद उगाया था, क्योंकि दवा खरीदना मुझे अजनबियों पर भरोसा करने जैसा लगता था। मैंने पत्तियों पर उबलता पानी डाला और पहला मग टोबिन के सामने रख दिया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई रॉयल पार्डन हो। मैंने कहा, ये टी है। वैलेरिया बुदबुदाई। स्ट्यू के बारे में भी तुमने यही कहा था। टोबिन ने फिर भी पी लिया। मग नीचे रखने से पहले ही उसके माथे का घाव भर गया। लाया की सांसें थम गई। टोबिन ने मेज को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथों के नीचे की लकड़ी से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलने लगी। उसकी पीठ सीधी हो गई। उसकी सफेद दाढ़ी जड़ों से काली होने लगी। उसकी कमीज के नीचे की टूटी हुई पसली के ठीक होने की आवाज सबको सुनाई दी। उसने मग की तरफ देखा, फिर मुझे देखा, फिर वो कुर्सी से फिसला और घुटने के बल बैठ
बैठ गया। मैंने कहा ऐसा मत करो। उसने और मजबूती से किया। वलीरिया ने उसे घूर कर देखा। उसने कहा ये बिल्कुल सही रिएक्शन है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लाया ने अपने पिता का कंधा पकड़ा। डैड, उसका हाथ दूसरे मग से छू गया कि उसकी हथेली में कूद गई। गिरी नहीं, कूद गई। लाया जम गई। उसकी कलाई के नीले निशान गायब हो गए। उसकी त्वचा के नीचे कांच के नीचे बेलों की तरह एक हल्की हरी रोशनी चलने लगी। उसके कान जो कीचड़ से सने बालों के नीचे छिपे थे अब साफ हफेल्फ की तरह नुकीले दिखने लगे। बाहर बचे हुए हंटर ने वो चमक देखी और रोने लगा। उसने कहा प्लीज मेरी बात सुनिए, उन्हें पता चल जाएगा। वलीरिया इतनी तेजी से कमरे के पार गई कि मोमबत्तियों के लपटे उसकी तरफ से मुड़ गई। उसने दरवाजा खोला और नीचे उस हंटर की तरफ देखा। किसे पता चलेगा? हंटर ने अपना चेहरा कीचड़ में दबा लिया। मेरे पीछे से टोबिन ने कहा ब्लैक गियर। उसकी आवाज बदल चुकी थी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा गुस्सैल। मैंने पीछे मुड़कर देखा। टोबिन खड़ा हो गया था, पर किसी ठीक हुए आदमी की खुशी के साथ नहीं। वो ऐसे खड़ा था जैसे किसी को अचानक याद आ गया हो कि उसे नफरत करने का हक है। वो पैसों के लिए हमारा पीछा नहीं कर रहे थे। उसने कहा कि उन्हें लाया का खून चाहिए था। उन्होंने कहा कि पुराने खून से एक क्वीन को फिर से बनाने में मदद मिल सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। खाली वाला सन्नाटा नहीं, बल्कि तनाव वाला सन्नाटा, क्योंकि जिस क्वीन को वो फिर से बनाना चाहते थे वो मेरी पैंट्री से सिर्फ 3 कदम दूर बैठी थी और उसकी सांसों में अब भी पेपर स्ट्यू की महक थी। वैलेरिया हैरान नहीं दिख रही थी। उसे अपमानित महसूस हो रहा था। ये किसी तरह और भी बुरा था। उसने कहा रीबिल्ड। हंटर इतनी जोर से कांपने लगा कि बॉल्ट का पंजा उसके क्लोक पर उछलने लगा। मैंने एक हाथ उठाया। आंगन में कोई मारकाट नहीं होगी। वलीरिया ने हंटर से अपनी नजरें नहीं हटाई। उसने कहा तुम्हारे नियम अब दोहराए जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया इसका मतलब है कि उन्हें याद रखना आसान है। अचानक हंटर की आस्तीन जलने लगी। कपड़े के नीचे एक काला निशान दिखाई दिया। अपनी ही पूंछ काटते हुए धातु के दांतों का एक घेरा, वही छाप जो मैंने हंटर के बॉल पर देखी थी जो बाड़े में धंसा हुआ था। ब्लैक गया। वो निशान एक बार चमका, फिर बाड़े के पास पड़े हर मरे हुए हंटर के शरीर में हरकत हुई। लाया ने बेंच पकड़ ली। टोबिन किसी हथियार की तलाश करने लगा जो उसके पास था ही नहीं। मेरे पास भी कोई हथियार नहीं था सिवाय एक केटल, एक नखरे दिखाने वाली तलवार, एक ईर्ष्यालु कुत्ते और एक डीमन क्वीन के जो नकली चीजों से अपमानित न होने का नाटक कर रही थी। तो मैंने वही किया जो मैं तब करता था जब मेरे किचन में लोग घबरा रहे होते थे। मैंने वो ड्रॉर खोला जिसमें कार्ड्स रखे थे। वो कोई हथियार नहीं थे। मैंने उन्हें उन सर्दियों में बनाया था जब बर्फबारी ने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे और सिस्टम मुझे बार बार वायलेंट राउट चुनने के ऑप्शन दे रहा था। तस्वीरें एकदम सिंपल थी। शील्ड, बीस्ट, क्लाउन, डॉग, आर्चर, सुनरी से तस्वीरों का पूरा एक डेक था क्योंकि मुझे बोर्ड गेम्स और सामान्य मौसम की याद आती थी। टोबिन ने वो डेक देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वैलेरिया ने डेक देखा और ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे वो क्रूरता मिल गई हो जिसकी वो मुझसे हमेशा से उम्मीद कर रही थी। लाया ने अपने होठों से खून पोंछा। ये कौन सा खेल है? मैंने पूछा। वैलेरिया ने कहा एक ट्रायल। टोबिन ने कहा एक पवित्र हथियार। दीवार से एटलास चिल्लाई। आखिरकार कोई तो घर के हथियारों का सम्मान कर रहा है। मैंने मेज पर डेक रख दिया। मैंने टोबिन से कहा एक कार्ड निकालो। उसने लाया की तरफ देखा। मुझे उसके चेहरे पर वो डर साफ दिख रहा था। उसे लगा कि अगर उसने गलत कार्ड निकाला तो वो मर जाएगा। अगर उसने मना किया तो उसे लगा कि मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। वो दोनों बातों में गलत था, पर डर इंसान से गलत हिसाब लगवाता है। टोबिन ने एक कार्ड निकाला। उस पर एक शील्ड बनी थी। बाहर से एक ब्लैक बॉल्ट कांच को तोड़ता हुआ अंदर आया। शील्ड कार्ड चमका। टोबिन और उस बॉल्ट के बीच एक पारदर्शी बान डोर जैसा दरवाजा दिखाई दिया। वो बॉल्ट उस दरवाजे से टकराया, पिचक गया और जली हुई पेंट की तरह नीचे गिर गया। टोबिन अपने हाथ में मौजूद कार्ड को देखता रह गया। लाया मुझे घूरने लगी। वलीरिया ने टोबिन को ऐसे देखा जैसे उसे उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा कीमती चीज मिल गई हो। मैंने कहा नियमों में ये नहीं था। वलीरिया के चेहरे पर मुस्कान आई। ये बिल्कुल नियमों के हिसाब से था, बस तुम्हें उनके बारे में पता नहीं था। बाहर एक और हंटर खड़ा हुआ जिसे उसकी त्वचा के नीचे जल रहे ब्लैक गियर के निशान ने खींचकर खड़ा कर दिया था। उसका सिर एक तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ था। उसके दांतों के बीच से काली भाप निकल रही थी। इससे पहले कि मैं रोक पाता, लाया ने एक कार्ड उठा लिया। उस पर एक बीस्ट बना था। कार्ड हरे रंग में चमका। मेरे चूल्हे के आकार का लकड़ी का एक बोर किचन के फर्श को फाड़कर बाहर निकला। दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर गया और उठ रहे हंटर के सीने पर जाकर लगा। वो हंटर पूरे आंगन को पार करता हुआ पीछे जा गिरा और फलियों की बेलों में गायब हो गया। वो बोर सीधा सड़क की तरफ दौड़ता रहा, उन 3 एंटी हीरो रेफ्यूजीज की तरफ जो मेरे बाड़े के पीछे से छुपकर देख रहे थे। मैं बेंच फांद कर गया, पर बहुत खूबसूरती से नहीं। मैं फर्श पर गिरा, लाया की कलाई पकड़ी और बीस्ट कार्ड पर अपना हाथ रख दिया। मैंने कहा
रुको। वो लकड़ी का बोर वही रुक गया। उसके नुकीले दांत एक डरी हुई महिला के कंबल से बस 1 फुट की दूरी पर थे। बाड़े के पीछे बैठी वो महिला घुटनों के बल गिर गई। लाया का चेहरा सफेद पड़ गया। टोबे ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा। वो बोर बिना किसी नुकसान के लकड़ी के बुरादे के ढेर में बदल गया। मैंने लाया से कार्ड ले लिया और उसे मेज पर उल्टा रख दिया। मैंने हांफते हुए कहा, नया रूल, बिना मुझसे पूछे आम लोगों के पास फार्म गिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। लाया ने इतनी तेजी से सिर हिलाया कि उसके बाल उसके नुकीले कानों के पास बिखर गए। वलीरिया ने लकड़ी के बुरादे को देखा, फिर मुझे। तुम तोहफों के लिए नियम बनाते हो? मैंने कहा, मैं उन लोगों के लिए नियम बनाता हूँ जिन्होंने तोहफे पकड़े हुए हैं। उसकी नजर एटलास पर गई। तलवार शांत हो गई। उस नए रूल ने बाद में जितनी जाने बचाई उसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। उस वक्त उसने बस उन 3 रेफ्यूजीज को एक तस्वीर वाले बोर्ड के हाथों मरने से बचाया था। तीसरा कार्ड अपने आप पलट गया। उस पर एक क्लाउन बना था। उसे किसी ने नहीं छुआ था। इससे बात और बिगड़ गई। तस्वीर वाला वो छोटा क्लाउन कार्ड से बाहर निकला, मेज पर उतरा, वलीरिया के सामने सिर झुकाया और हवा में ढेर सारी ग्लिटर उछाल दी। वो ग्लिटर जंजीरों में बदल गई। वो जंजीरें टूटी हुई खिड़की से बाहर निकली और रेंग रहे 2 हंटर्स के टखनों के चारों तरफ लिपट गई। तभी वो जोकर घूमकर शिकारियों की ओर मुड़ा। उसने अपना रंगा हुआ पिछला हिस्सा उनकी तरफ किया और जोर से मुंह बनाकर आवाज निकाली। एक शिकारी चीख पड़ा, ये ब्लैक गियर का मजाक उड़ा रहा है। अगले ही पल जोकर ने सूरज की रोशनी से बनी क्रीम पाई उसके मुंह पर दे मारी। मैंने मेज पर रखा कार्ड देखा, धीरे से बुदबुदाया, मैंने तो इसे मजाक में बनाया था। वैलेरिया ने मुझे तिरछी नजर से देखा। तुम्हारे मजाक सीमा नहीं जानते। जोकर वाला कार्ड उछल कर फिर मेज पर आ गिरा। उसने एक बार फिर झुककर अभिवादन किया। उसी समय टोबिन का भाल वाला कार्ड मंद पड़ने लगा। उसके अंगूठे से एक पतली लाल रेखा निकलकर कार्ड में उतरने लगी। लाया ने ये देखा और घबराकर अपने पिता की ओर बढ़ी, लेकिन वैलेरिया ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। वो शांत स्वर में बोली, बंधन बनने के बीच में कभी दखल मत देना। लाया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। वो मेरे पिता है। वैलेरिया की आवाज बिल्कुल स्थिर थी। और अगर तुम घबरा गई तो उन्हें खुद मार दोगी। लाया का गुस्सा वही थम गया। वो अब भी वैलेरिया से नाराज थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैंने टोबिन के कंधे पर हाथ रखा। टोबिन, कार्ड नीचे रख दो। उसने बिना एक पल गवाए कार्ड मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वे लाल रेखाएं टूट गई। ढाल वाला कार्ड सफेद रोशनी से चमका और फिर शांत हो गया। वैलेरिया उसे ध्यान से देखती रही, फिर बोली, लोभ पूरी तरह जागने से पहले ही इसने मेरी बात मान ली। टोबिन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, धीरे से पूछा, अगर मैं उसे पकड़े रहता तो क्या होता? जवाब कार्ड ने खुद दिया। वो इतना भारी हो गया कि मेज का एक पाया टूट गया। टोबिन तुरंत पीछे हट गया। उसने गहरी सांस ली। समझ गया। उसी पल मैंने तय कर लिया कि ये ताश की गड्डी मैं उसी को दूंगा। इसलिए नहीं कि वो बहुत ताकतवर था। आज सुबह ताकतवर लोगों ने मेरी जिंदगी पहले ही काफी मुश्किल बना दी थी। टोबिन डरा हुआ था, बेबस था, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि कार्ड छोड़ दो तो उसने बिना बहस किए छोड़ दिया। मेरे लिए यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी। मैंने जैसे ही गड्डी उसकी ओर बढ़ाई, वैलेरिया समझ गई कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो तुरंत बोली, तुम सचमुच ऐसा करने वाले हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अक्सर जब मैं कोई बड़ी गलती करने वाला होता हूँ तब मैं पूरी गंभीरता से फैसला करता हूँ। वो बोली, तुम्हें इन कार्डों की पूरी समझ भी नहीं है। मैंने सिर हिलाया। इतनी समझ है कि इन्होंने उसकी जान बचाई और लगभग उसे निगल भी लिया। इसीलिए मैं इन्हें उसी आदमी को दे रहा हूँ जिसने मेरे रुक जाओ कहते ही रुकना चुना। वैलेरिया एक कदम और पास आ गई। उसके आते ही मेरे पीछे जलती मोमबत्ती की लौ नीली हो गई। वो धीमे स्वर में बोली, मुझे तुमने भंडार घर तक खुली पहुँच नहीं दी, लेकिन एक अजनबी को ऐसा हथियार दे रहे हो जिसके जोकर मरे हुओं पर भी हमला कर देते हैं। मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ मैंने क्या कह दिया है। वैलेरिया के होठों पर बहुत धीमी मुस्कान आई। संभल कर किसान। मैंने तुरंत मुंह बंद कर लिया और पूरी गड्डी टोबिन की ओर बढ़ा दी, लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने पहले कार्डों को देखा, फिर लाया को, फिर बाहर पड़े उन शिकारियों को जो काले निशानों के बीच फिर से उठने लगे थे। वो बोला, अगर मैं ये ले लूं तो तुम्हारा खेत हमारे दुश्मनों का निशाना बन जाएगा। मैंने शांत स्वर में कहा, वो तो पहले से ही है। टोबिन फिर बोला, अगर मैं हार गया तो वे तुम्हारा ये उपहार भी छीन लेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो हारना मत, खासकर तब जब आसपास आम लोग हो। ये सुनकर टोबिन हंस पड़ा, बहुत हल्की, दर्द से भरी, लेकिन पूरी तरह इंसानी हंसी। फिर उसने आखिरकार गड्डी उठा ली। उसी क्षण रसोई की सारी रोशनियां मंद पड़ गई। गड्डी का हर कार्ड एक बार चमका। ऐसा लगा मानो हर चित्र ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोल दी हो। टोबिन लड़खड़ा गया। लाया ने तुरंत उसे संभाल लिया। वैलेरिया के चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई दी। दीवार की तरफ से एटलस बड़बड़ाया, मुझे तो ऐसा कोई समारोह नहीं मिला था। मैंने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम्हें तो सीधे लकड़ियों के ढेर में फेंका गया था।
मैकलस ने नाराज होकर कहा, तुम हर बार वही बात क्यों याद दिलाते हो? उसी समय बार के पास पड़ा एक शिकारी हल्का सा हिला। लाया का हाथ अनायास ताश की गड्डी की ओर बढ़ा, लेकिन बीच रास्ते में ही रुक गया। उसने पहले मेरी ओर देखा। ये छोटी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। उसने पहले अनुमति मांगी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तब उसने एक कार्ड निकाला। उस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी थी। कार्ड से लकड़ी का बना एक खेत का कुत्ता बाहर कूद पड़ा। उसने अपनी अकड़ी हुई टांग उठाकर बोल्ट को सलामी दी, फिर बार की ओर मुंह करके जोर से भौंका। उसकी आवाज बोल्ट जैसी बिल्कुल नहीं थी, ज्यादा ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी कुर्सी फर्श पर घसीट रहा हो। बोल्ट ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी हो, लेकिन लकड़ी के कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दौड़कर बार तक गया और लौटते हुए शरणार्थियों को पीछे की ओर हाँकने लगा, इससे पहले कि कोई शिकारी उनमें से किसी एक को पकड़ पाता। काम पूरा होते ही वो बैठ गया, अपनी चौकोर पूंछ हिलाई और फिर वापस एक कार्ड में बदल गया। लाया ने लंबी सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था मानो जंगली सुअरवाल। इस घटना के बाद से उसने पहली बार चैन की सांस ली हो। मेरे बनाए नियम ने इतनी जल्दी अपना फायदा दिखा दिया था। उसने अगला कार्ड निकालने से पहले फिर मेरी ओर देखा। बाहर शिकारियों ने एक साथ हमला कर दिया, लेकिन इस बार सबसे पहले टोबिन आगे बढ़ा। वो बरामदे पर आकर खड़ा हो गया। लाया उसके पीछे थी। उसने पहला काला तीर गिरने से पहले ही ढाल वाला कार्ड सक्रिय कर दिया। क्षण भर में पूरे आंगन के सामने खलिहान के विशाल दरवाजे जैसी एक ऊर्जा ढाल खड़ी हो गई। एक शिकारी उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। टोबिन ने बिना देर किए अगला कार्ड निकाला। वो था पशु कार्ड। लकड़ी के वुडन बोर्ड ने हंटर को इतनी जोर से मारा कि उसकी आस्तीन से ब्लैक गियर का निशान टूटकर गिर गया और किसी जिंदा बीटल की तरह जमीन पर रेंगने लगा। बॉल्ट ने एक पंजे से उस बीटल को दबा लिया। वलीरिया ने उसे अपनी हील से कुचल दिया, इससे पहले कि वो पोच की तरफ रेंग पाता। कोई स्पीच नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस हील, क्रैक और स्मोक। उस दिन मुझे ब्लैक गियर का बस यही एक नियम चाहिए था। पावर अभी लो, सोल बाद में देना। और फिर उसका बिल रेंगता हुआ आ गया। पेड़ों के पीछे से 2 और हंटर्स झपटे। टोबिन ने क्लाउन कार्ड निकाला। वो चित्र वाला क्लाउन उसके कंधे पर दिखाई दिया। उसने लाया को सैल्यूट किया और पहले हंटर के चेहरे पर एक ग्लोइंग पाई दे मारा। वो पाई चेन्स में बदल गया, जिसने हंटर को उल्टा लटकाकर फेंस रेल से बांध दिया। दूसरा हंटर शील्ड के किनारे से बचकर निकला और उसने एक हुक्ड ब्लेड उठाया। लाया ने बिना पूछे कार्ड निकाला। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने एक बार सिर हिलाया। उसने ग्लो कार्ड चलाया। उस कार्ड से एक वार्म लाइट निकली और टोबिन के आर्म्स के चारों तरफ लिपट गई। उसके हाथों के घाव भर गए। उसके खड़े होने का तरीका बदल गया। वो ट्रेन नहीं था, बल्कि वो एंकर था। टोबिन ने ड्रेन कार्ड निकाला और उसे जमीन पर दे मारा। बाकी बचे हंटर्स के काले निशान हिस करने लगे। उनमें से स्मोक निकलने लगा, जिसे कार्ड ने खींचकर मटर के दाने जितनी एक डार्क बीड में बदल दिया। हंटर्स जिंदा ही गिर पड़े। वो बीड चटक गई। क्लाउन कार्ड ने उसे मारकर कॉम्पोस्ट में फेंक दिया। कॉम्पोस्ट ने एक डकार ली। मैंने कुछ न पूछने का फैसला किया। बाड़े के पीछे छिपे रेफ्यूजीज ने सब कुछ देख लिया था। उनमें से एक ने टोबिन की तरफ इशारा किया। कार्ड मास्टर। टोबिन ऐसे मुड़ा जैसे उन शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई हो। उसने कहा नहीं। लाया ने उसकी आस्तीन पकड़ी। डैड। उन वॉचर्स ने फिर भी वही दोहराया, कार्ड मास्टर। इसी तरह टोबिन गरा पहला कार्ड मास्टर बना। किसी गिल्ड हॉल में नहीं, किसी बैनर के नीचे नहीं, किसी सेरेमनी के बाद नहीं, बल्कि मेरे कीचड़ भरे पोच पर, जहाँ एक क्लाउन कार्ड भ्रष्ट हंटर्स को परेशान कर रहा था और मेरे कॉम्पोस्ट के अपने ही विचार बन रहे थे। टोबिन ने मुझे फिर से वो किया। इस बार मैंने उसे रोकने से पहले आधा करने दिया। मैंने कहा इससे पहले कि और आए, यहाँ से जाओ। उसने उस ट्रू डेक को अपने चेस्ट से लगा लिया। हम आपके कर्जदार हैं। आप मुझ पर कार्ड सेफ्टी का एहसान कर रहे हैं। लाया ने सिर हिलाया। बिना पूछे सिविलियंस के पास फार्म गिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही टोबिन और लाया सड़क की तरफ बढ़े, वलीरिया मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। बाड़े के बाहर खड़े मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने वलीरिया के ऑरा के आगे अपने सिर झुका लिए और उन लोगों को जाने दिया। ये एक विन जैसा महसूस होना चाहिए था। ये विन जैसा ही लग रहा था। फिर नॉर्थ रोड के ऊपर स्काई फट गया। बादलों के बीच मेटल टीथ वाला एक ब्लैक सर्कल जलने लगा। आंगन में पड़ी हर हंटर कॉर्प से एक साथ स्मोक निकलने लगा। रेफ्यूजीज चिल्लाए और तितर बितर हो गए। टोबिन ने डेक को कसकर पकड़ लिया। लाया ने मेरी तरफ वापस ऐसे देखा जैसे उसे अभी एहसास हुआ हो कि उसके पिता के हाथों में जो तोहफा है वो एक सिग्नल फ्लेयर भी है। वलीरिया का फेस शांत हो गया। न गुस्सा, न जलन, न मजा, एकदम शांत। मैंने ये लुक पहले भी एक बार देखा था, ठीक तब जब ये फार्म एक क्रेटर बनने वाला था। ब्लैक गियर सिंबल फिर से चमका, इतना तेज कि उसने गीले फील्ड को सिल्वर जैसा बना दिया। मुझे लगा था कि वो डेक मेरे घर से एक शुक्रिया के तोहफे के रूप में जा रहा है। मुझे नहीं पता था
कि जो पहला इंसान उसे चुराने की कोशिश करेगा वो वलीरिया के सबसे पुराने नाइटमेयर्स में से एक को जगा देगा। जब टोबिन और लाया मेरे फार्म से निकले तो वो ब्लैक गियर सिंबल गायब नहीं हुआ, वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। यही वो बात थी जिसने वलीरिया को ये नाटक बंद करने पर मजबूर कर दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ रोड के ऊपर मेटल टीथ वाला वो ब्लैक सर्कल जल रहा था, हर कुछ पलों में ऐसे धड़कता हुआ जैसे आसमान ने चबाना सीख लिया हो। टोबिन ने ट्रू डेक को अपने चेस्ट से लगा रखा था। लाया बार बार मेरे पोर्च की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे उस जगह घर वापस भागने की इजाजत चाहिए हो जिसे वो बस एक दोपहर से जानती थी। अब नियम सिंपल था, हैवकर से बाहर जाने वाले गिफ्ट्स शांत नहीं रहते थे। और भी बुरा नियम ये था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा पहला असली गिफ्ट टोबिन को उसे सेफली शफल करना सिखाने से पहले ही पास के शहर में मुसीबत ले आएगा। इसलिए मैंने एक टोकरी में टोमेटोज, एप्पल्स, ब्रेड और पेपर जैम के 3 जार्स पैक किए। वलीरिया अपने चोरी किए हुए ब्लू मग के साथ काउच से देख रही थी। उसने कहा, तुम वेजिटेबल्स के साथ स्काई वाउंड का पीछा नहीं कर रहे हो। मैंने कहा, मैं उन 2 लोगों का पीछा कर रहा हूँ जो मेरी सब्जियों के बुरे चचेरे भाई को ले जा रहे हैं। वलीरिया ने कहा, वो डेक चचेरा भाई नहीं है। मैंने जवाब दिया, परेशानी एक ही है, वो मेरे समझने से पहले ही काम करने लगता है। छाते वाली बाल्टी में रखी एटलास खड़खड़ाई। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे समझने से पहले ही काम करती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरे समझने से पहले ज्यादातर शिकायतें करती हो। वलीरिया खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, बाड़े के पास वाले मॉन्स्टर्स ने अपना सिर झुका लिया। मैंने उससे कहा, सार्वजनिक जगहों पर कोई तबाही नहीं मचेगी। वो मुस्कुराई। तुम बेइज्जती करने की शुरुआत जल्दी कर रहे हो। मैंने कहा, मैं नियमों से शुरुआत कर रहा हूँ। उसने जवाब दिया, तुम्हारे नियम हर घंटे के साथ और भी आत्मघाती होते जा रहे हैं। फिर भी वो साथ आई। बॉल्ट हैवकर की रखवाली के लिए पीछे ही रुक गया क्योंकि टूटे हुए बैरियर से अब भी खतरा था। उसे ये ऑर्डर पसंद नहीं आया। उसकी पूंछ से 3 बार क्लिक की आवाज आई, जिसका मतलब था कि या तो उसे बुरा लगा है या वो अवज्ञा करने की तैयारी कर रहा है, जिसका पता मुझे बाद में चलेगा। मैंने उसे न सुनने का नाटक किया। बॉल्ट के साथ अक्सर ऐसे ही काम चलता था। नॉर्थ रोड अब एक चलती फिरती अफवाह में बदल चुकी थी। वही रेफ्यूजीज जिन्होंने वलीरिया को मेरे पोर्च पर गिरते देखा था, वो हमारे आगे, पीछे और साथ चल रहे थे। हर कोई मेरी जिंदगी की एक अलग कहानी सुना रहा था। एक कहानी में मैंने डीमन क्वीन को अपना भोजन बना लिया था। दूसरी में बॉल्ट असली हीरो था और मैं उसका अस्तबल संभालने वाला लड़का। जो कहानी मुझे सबसे कम पसंद आई वो ये थी कि एटलास ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मेरे हाथ पवित्र थे। ये सुनकर एटलास ने साथ आने की जिद की थी। मैंने तलवार को टाट के बोरे में लपेटा और टमाटर की टोकरी के नीचे बांध दिया। एटलास ने कहा, तुम उपज के नीचे प्रोफेसी की तस्करी कर रहे हो। मैंने कहा, मैं उपज को प्रोफेसी से बचा रहा हूँ। एक रेफ्यूजी महिला ने तलवार की आवाज सुनी और अपने दोनों हाथों से प्रार्थना की। वलीरिया आधा सेकंड के लिए खुश दिखी, जब तक कि उस महिला ने धीरे से ये नहीं कहा, हीरो तो पवित्र हथियारों को भी चुप करा देता है। तब वलीरिया ने मुझे ऐसे देखा जैसे अफवाह ने उसकी बेइज्जती का मौका छीन लिया हो। स्टोन ब्रिज सिटी से आधा मील पहले ऊपर आसमान में ब्लैक गियर सिंबल धड़का। राख की एक पट्टी सड़क पर गिरी और वो दांतों के आकार के एक प्रोटेक्शन टैग में बदल गई जो एक वैगन पर लगा था। उस टैग पर भी आसमान वाले निशान जैसा ही बीते पैटर्न था, बस छोटा और सस्ता। एक वैगन ड्राइवर ने उसे फाड़ कर खाई में फेंक दिया। वो टैग रेंग कर वापस उसके पहिए की तरफ आ गया। लाया अपने डेक की तरफ बढ़ी। मैंने कहा, पूछ कर। वो रुकी, एक सांस ली और पूछा, सिर्फ शील्ड? सिर्फ शील्ड? शील्ड कार्ड चमका। एक छोटा बान डोर शील्ड उस टैग के ऊपर गिरा और उसे तब तक दबाए रखा जब तक वलीरिया ने उस पर पैर नहीं रख दिया। वो टैग धुएं में बदल गया। वैगन ड्राइवर ने लाया के सामने सिर झुकाया, फिर टोबिन के सामने और फिर गलती से मेरी टोकरी के सामने। इस तरह मुझे स्टोन ब्रिज सिटी की दीवारों को देखने से पहले ही वहाँ की समस्या का पता चल गया। टस्क क्रू ऐसी प्रोटेक्शन बेच रही थी जो ब्लैकर की तरह ज्यादा और सुरक्षा की तरह कम काम करती थी। पहाड़ी से स्टोन ब्रिज सिटी शांत दिख रही थी। ये पहला झूठ था। वलीरिया की पुरानी प्रतिमा मुख्य चौक पर खड़ी थी जो किसी भी इंसान से 10 गुना ऊंची थी। बारिश से तराशा हुआ चिकना काला पत्थर। उसके नीचे दुकानें खुली थी पर खामोश थी। पर्दे गिरे हुए थे। लोग वैसी सावधानी से चल रहे थे जैसी शहर के लोग तब चलते हैं जब उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है और कोई ये ना माने कि कौन। फिर हम चौक पर पहुंचे और देखा कि टस्क क्रू वलीरिया की प्रतिमा के नीचे अनाथ बच्चों से प्रोटेक्शन मनी वसूल रही थी। टस्क छाप वाली वेस्ट पहने एक तगड़े आदमी ने दान पेटी पर अपना बूट रखा था। एक लेजर थामे आदमी के पास नामों की सूची थी। 2 चाकूबाजों ने शेल्टर का दरवाजा रोक रखा था। बच्चे टूटी हुई खिड़की के पीछे से देख रहे थे। उनके सामने फटी हुई आस्तीन वाली एक युवती खड़ी थी जिसके एक हाथ में कपड़े की गुड़िया दबी थी और उसकी पीठ इतनी तनी हुई थी जो उसके थके हुए चेहरे के हिसाब से बहुत जिद्दी लग रही थी। मेरे बगल से टोबिन बुदबुदाया,
नेल वो शेल्टर चलाती है। नेल के एक गाल पर चोट के निशान थे, फिर भी वो क्रू और दरवाजे के बीच खड़ी रही। टस्क क्रू के बॉस ने अंगूठी वाली उंगली से लेजर थपथपाया। कर्ज दोगुना हो गया। अफवाह है कि तुमने कल रात ब्लैक गियर वाले चारे को छिपाया था। नेल की आवाज इतनी स्थिर थी कि चोट के निशान और भी गहरे लग रहे थे। मैंने बच्चों को छिपाया था। चारा हमेशा यही कहता है जब उसे सहानुभूति चाहिए होती है। वलीरिया एक कदम आगे बढ़ी। मैंने उसकी आस्तीन पकड़ ली। उसकी आंखें मेरी उंगलियों पर टिक गई। मैंने फिर से इस बार धीमे स्वर में कहा, सार्वजनिक जगहों पर कोई क्रेटर नहीं। प्रतिमा की छाया उसके हुड पर पड़ी हुई थी। अगर स्टोनब्रिज सिटी ने अपनी ही मूर्ति के नीचे खड़ी थॉर्न क्वीन को पहचान लिया तो शहर ताली नहीं बजाता। या तो घुटनों पर गिर जाता, या भागता, या लंच से पहले चौक में जंग शुरू हो जाती। वलीरिया इतनी पास झुकी कि मेरा कान ठंडा पड़ गया। उसने कहा, वो मेरी स्टैचू का इस्तेमाल कर्ज वसूलने के निशान की तरह कर रहा है। मैंने नोटिस किया। और तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं? मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 5 मिनट के लिए छोटी रहो। उस बात ने लगभग मेरी जान ले ली। उसकी मुस्कान पतली हो गई। अभी के लिए छोटी। तभी टस्क क्रू के बॉस की नजर हम पर पड़ी। उसने पहले टोबिन को देखा। टोबिन की कमर से बंधा डेक केस साधारण कपड़े में लिपटा था, लेकिन अफवाहों ने उसे पहले ही सोने जैसा बना दिया था। फिर बॉस की नजर लाया के हफेल्फ कानों पर गई, फिर नेल की डॉल पर, फिर सबसे आखिर में मेरी टोकरी पर, और फिर उसने वलीरिया के हुड को देखा। लालच की एक आवाज होती है, अगर ध्यान से सुनो तो। मुझे अभी उसका पूरा इरादा नहीं पता था। मैं बस वो छोटी छोटी हरकतें देख रहा था जो लोग तब करते हैं जब वो किसी और की चीज की कीमत आंकने लगते हैं। बॉस ने मेरी टोकरी की तरफ इशारा किया। माँ के ट्रिब्यूट। मैंने इधर उधर देखा। किस बात का? टोमेटोज का? अनरजिस्टर्ड प्रोड्यूस का? उस प्रोटेक्टेड स्क्वायर में घुसने का जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो? वो मुस्कुराया और अपनी वेस्ट पर बने टस्क मार्क पर उंगली मारी। उन लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो भूल जाते हैं कि सड़क कौन चलाता है। नेल ने जल्दी से मेरी तरफ देखा। यहाँ उनसे मत भिड़ो। ये बात उसे वलीरिया से कहनी चाहिए थी। उसने मुझे कही। मुझे समझ नहीं आया कि इसे इस समझू या अपमान। लेजर मैन ने मेरी टोकरी के ऊपर से एक टोमेटो झपट लिया। वो मेरा सबसे अच्छा टोमेटो भी नहीं था। डंठल के पास उसका एक निशान था और उसकी शेप थोड़ी टेढ़ी थी, क्योंकि ईस्ट्रो वलीरिया वाली ब्लैक गियर इंसिडेंट के बाद ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी। लेजर मैन ने उसे भीड़ की तरफ उठाया। रॉयल ट्रिब्यूट। वलीरिया का हुड थोड़ा झुका। रॉयल, उसने कहा। उसके आगे बोलने से पहले मैंने उसके बूट पर पैर रख दिया। लेजर मैन ने टोमेटो एक नाइफ मैन की तरफ उछाला। वो उसे पकड़ नहीं पाया। टोमेटो पत्थरों पर लुढ़कता हुआ शेल्टर की दीवार के पास बैठे एक छोटे लड़के के पास जाकर रुका। उसका चेहरा राख जैसा था। बुखार के पसीने से उसके बाल चिपके हुए थे। उसकी गर्दन पर छोटे छोटे दांत जैसे निशानों वाली काली रैश ऊपर चढ़ रही थी। मैंने कहा, नहीं, पहले हटो। नाइफ मैन ज्यादा तेज निकला। उसने कहा, उसे छोड़ दो। लेकिन लड़के ने टोमेटो उठा लिया और वैसे काटा जैसे भूखे बच्चे काटते हैं। जब इज्जत पहले ही पीछे छूट चुकी हो। पूरा चौक चुप हो गया। उसके जबड़े के नीचे की रैश पीछे हटने लगी। धीरे नहीं, वो भागी। लड़के के गालों में रंग लौट आया। उसने एक बार खासा, पत्थर पर काला धुआं थूका और सीधा बैठ गया। वो काला धुआं रेंगकर भागने की कोशिश कर रहा था। वलीरिया ने बिना देखे उस पर पैर रख दिया। लड़का अपने हाथ में बचे टोमेटो के टुकड़े को देखता रह गया। नेल ने अपना मुंह ढक लिया। लेजर मैन का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ हिली, टस्क क्रू की तरफ नहीं, मेरी टोकरी की तरफ। उसी पल टस्क क्रू को समझ आया कि उन्होंने सब्जियां जब्त नहीं की थी। उन्होंने खुले चौक में खजाना छीना था और गलती से उसे एक बीमार बच्चे के हाथ में दे दिया था। बॉस की मुस्कान कस गई। ये टोकरी अब इलीगल एल्केमी का सबूत है। मैंने कहा, नहीं, ये लंच है। भीड़ में एक औरत ने दोनों हाथों से 2 गोल्ड कॉइन्स ऊपर किए, हाथ कांप रहे थे। एक टोमेटो के लिए किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा, मैं डंठल के भी पैसे दूंगा। नाइफ मैन ने सबसे तेज व्यापारिक फैसला लिया। उसने मेरी पेपर जैम का एक जार उठाया, अंगूठे से लिड खोला और उसमें हंसते हुए झांका। अब इस शहर में सॉस के लिए भी सोना मिलेगा। जा ने उस पर सांस ली। लाल भाप उसकी नाक में जा घुसी। उसने जार गिरा दिया, अपना चेहरा पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए वलीरिया की स्टैचू के नीचे रखे डोनेशन बेसिन में जा गिरा। उसकी आंख के नीचे की रैश जलकर खत्म हो गई। उसके साथ उसकी एक आईब्रो भी चली गई। भीड़ ने देखा कि एक ठग ब्रेकफास्ट स्प्रेड से ठीक भी हो गया और बेइज्जत भी। ये किसी भी बात से बेहतर सरमन था जो मैं दे सकता था। नाइफ मैन बेसिन से घिसटते हुए बाहर निकला। अब भी पेपर स्मोक खांस रहा था। बॉस, वो हाफते हुए बोला, वो जार मेरे पूरे कमरे से ज्यादा कीमती है। एक दूसरे क्रूमैन ने बुदबुदाया, तुम्हारे कमरे में पिस्सू है। भीड़ हंस पड़ी। टस्क क्रू को अपने ऊपर हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो लोग अपना रौब डर पर खड़ा करते हैं, उन्हें वो पल सबसे ज्यादा नापसंद होता है, जब डर की जगह लोग कीमत लगाने लगते हैं। नाइफ मैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेजर मैन फुसफुसाया, बॉस। बॉस ने लेजर से उसके मुंह पर दे मारा। वही उसकी गलती थी।
भीड़ ने वो देखा, नेल ने देखा, खिड़की में खड़े बच्चों ने देखा, यहाँ तक कि लगा जैसे स्टैचू भी चौक पर और भारी होकर झुक गई हो। बॉस ने मेरी तरफ उंगली की। गेज हिम। नाइफ मैन शेल्टर की सीढ़ियों के पास से पीतल का एक मैजिक गेज घसीट कर लाया। स्टोनब्रिज सिटी ऐसे औजार डंजन हायरिंग, टैक्स चीटिंग और उन गरीब लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करती थी जो कहते थे कि वो मैजिक कर सकते हैं। आदमी हाथ प्लेट पर रखता, नीडल ऊपर चढ़ती और सब लोग ऐसे जताते जैसे वो नंबर उसकी कीमत तय करता हो। बॉस ने पहले अपना हाथ उस पर पटका। नीडल उछलकर बीच के पास बने लाल टस्क मार्क तक गई। उसकी क्रू ऐसे चिल्लाई जैसे उसने कोई ड्रैगन मार दिया हो, न कि सिर्फ एक सामान को छुआ हो। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया। अब तुम्हारी बारी, फार्मर। टोबिन थोड़ा हिला। एथन, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मैंने फिर भी हाथ प्लेट पर रख दिया। नीडल हिली तक नहीं। गेज ने एक बार क्लिक किया। एक छोटी टिन बेल बजी। मेरे हाथ के ऊपर चमकते हुए बेरहम अक्षरों में एक शब्द जल उठा। 0। चौक हंस पड़ा। सब नहीं, पर जितने जरूरी थे उतने। एक क्रूमैन मेरे पीछे आया। उसके हाथ में टस के आकार का गरम ब्रांडिंग आयरन था। उसने कहा, 0 लेबर टैग, सिटी कस्टम। टोबिन से पहले नेल हिली। उसने अपना फटा हुआ डेड पेज उस क्रूमैन की कलाई पर दे मारा और कागज उसी लाल निशान में चमक उठा जो उसके शेल्टर को जकड़े हुए था। क्रूमैन चीखा और ब्रांडिंग आयरन गिरा दिया। डेड पेज नेल के हाथ में धुआं छोड़ रहा था। उस पर लिखे शब्द छोटे छोटे काले दांतों की तरह रेंग रहे थे, जैसे खुद को फिर से नंबर्स में लिखना चाहते हो। मैंने टोकरी से टोमेटो लीफ तोड़ी, उसे उस पेज पर दबाया और कहा, नहीं, वो पत्ती सिल्वर हो गई। कागज पर बने दांत हिलना बंद हो गए। नेल उस साफ हुई लाइन को घूरती रह गई जहां उसके शेल्टर का नाम लिखा था। भीड़ ने ये भी देख लिया। अब सबको समझ आ गया कि टस्क क्रू सिर्फ कर्ज वसूल नहीं रही थी, वो उसे खिला रही थी। बॉस ने देखा कि भीड़ का रुख उसके खिलाफ झुक रहा है तो उसने आवाज और ऊंची कर दी। नकली सत्ता आमतौर पर ऐसे ही मानती है कि उससे खून निकल रहा है। टस्क क्रू बॉस ने अपनी बाहें फैला दी। एक 0 मैजिक फार्मर, एक भागा हुआ कार्ड गैम्बलर, एक श्रापित शेल्टर गर्ल और एक हुड वाली औरत जो अपना चेहरा दिखाने से डरती है। वलीरिया ने गेज को छुआ। मुझे महसूस हुआ कि हवा उसके चारों तरफ मुड़ गई। फिर वो रुक गई, इसलिए नहीं कि गेज उससे ताकतवर था, इसलिए कि उसने खुद को छोटा कर लिया। नीडल धीरे धीरे ऊपर गई, कापी और ठीक वही जाकर रुकी जहां बॉस का लाल टस्क मार्क था। उसकी क्रू और जोर से चिल्लाई। एक नाइफमैन ने उसे सैल्यूट भी कर दिया जैसे वो अभी अभी टस्क क्रू में शामिल हुई हो। वो सैल्यूट इतना घटिया था कि टोबिन का हाथ डेक की तरफ जाने को हुआ। लाया ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। नेल ने अपनी नजरें झुका ली इससे पहले कि बॉस उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान देख पाता। वलीरिया ने नीडल को देखा, फिर मुझे। हुड के नीचे उसका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन चौक और ठंडा लगने लगा। उसने कहा, मैं इसके बराबर ठहरी। मैंने कहा, तुम्हें ये हथकड़ियों से भी ज्यादा बुरा लगा। उसने जवाब दिया, ये ठीक बात है। बॉस उसके मुंह पर हंस पड़ा। देखा, अब इतनी रहस्यमय भी नहीं रही। वलीरिया की उंगलियां मुड़ी। गेज बीच से चटक गया, बस थोड़ा सा। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया इससे पहले कि चौक एक याद बनकर रह जाए। मैंने फुसफुसाकर कहा, 5 मिनट। वो स्थिर खड़ी रही। स्टोनब्रिज सिटी में किसी ने भी उस कंट्रोल की असली कीमत नहीं समझी। वैलेरिया थॉर्न चाहती तो टस्क क्रू, गेज और आधा चौक मिटा सकती थी, लेकिन उसने एक सड़क के गुंडे को ये सोचने दिया कि उसने उसे नाप लिया है। बॉस फिर मेरी तरफ मुड़ा। ये डील है, उसने कहा। गोल्ड वॉल्ट लैबिरिंथ आज रात खुल रहा है। मेरी क्रू के पास एंट्री राइट्स है। तुम अपनी मिरेकल बास्केट लेकर चलोगे। कार्ड मैन डेक लाएगा। शेल्टर गर्ल अपनी डॉल लाएगी। हुड वाली हमारे साथ रहेगी ताकि कोई भटके नहीं। नेल तन गई। टोबिन ने डेक केस पर एक हाथ रख लिया। लाया का हाथ एक कार्ड की तरफ गया, फिर रुक गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा। अच्छा, गिफ्ट वाला रूल शहर के चौक तक आकर भी बचा हुआ था। बॉस अब भी मुस्कुरा रहा था। वॉल्ट बेल तक जिंदा रहो और शेल्टर का कर्ज साफ। असफल हुए तो जो कुछ भी तुम लाए हो वो सड़क का हो जाएगा। नेल ने कहा, ये कोई शर्त नहीं है, ये जाल है। बॉस उसकी तरफ झुका। ये बेजन एस है। वलीरिया का हुड मेरी तरफ मुड़ा। इस बार उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था ये ट्रैप है। भीड़ को पता था ये ट्रैप है। शेल्टर के बच्चों को इतना साफ पता था कि उनमें से एक किसी के हिलने से पहले ही रोने लगा। लेकिन नेल का शेल्टर मार्क किया जा चुका था। टोबिन का डेक पहले ही अफवाह बन चुका था। मेरी उपज अभी पूरे चौक के सामने बुखार ठीक कर चुकी थी। अगर हम वहाँ से चले जाते तो टस्क क्रू अंधेरा होने के बाद ज्यादा चाकुओं और कम गवाहों के साथ लौटती। इसलिए मैंने लेजर मैन के हाथ से टोमेटो बास्केट वापस ले ली। उसने जल्दी से छोड़ दी। मैंने बॉस की तरफ देखा। हम अंदर जाने से पहले शेल्टर का कर्ज साफ होगा। वो हंसा। तुम मोलभाव करने की हालत में नहीं हो। 0। वलीरिया ने अपनी स्लीव के अंदर एक उंगली उठाई। हमारे ऊपर की स्टैचू सिर से ठुड्डी तक चटक गई। एक छोटा पत्थर टूट कर गिरा और बॉस के बूट से टकराया। किसी ने सांस नहीं ली। मैं मुस्कुराया।
क्योंकि कभी कभी घबराहट को एक कोट चाहिए होता है। मैंने फिर कहा, अंदर जाने से पहले बॉस ने ऊपर टूटी हुई स्टैचू को देखा, फिर वैलेरिया के हुड को, फिर बास्केट को ऐसे देखा जैसे वो चौक की हर चीज की कीमत नए सिरे से लिख रहा हो। उसने लेजर से डेड पेज फाड़ा और नेल के पैरों के पास फेंक दिया। नेल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। खिड़की के पीछे के बच्चे चीयर करने लगे। टस्क क्रू शेल्टर के दरवाजे से पीछे हट गई। वही कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, कभी भी वही खत्म नहीं होती। बॉस ने नकली तहजीब के साथ झुककर वेस्टर्न गेट की तरफ इशारा किया, जहां ब्लैक स्टोन आज से सुनहरी रोशनी रिस रही थी। तो आज रात, उसने कहा, गोल्ड वॉल्ट लैबिरिंथ, बास्केट लाना, डेक लाना, डॉल लाना और हुड को भी लाना। उसकी नजरें जरूरत से ज्यादा देर तक वलीरिया पर रहीं, फिर नेल पर, फिर टोबिन के पास बंधे ट्रू डेक पर। उस वक्त ये चेतावनी समझने के लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन मैंने बस सोने से भी कीमती टोमेटोज वाली टोकरी को और कसकर पकड़ा और एक मुस्कुराते हुए चोर के पीछे चल पड़ा, उस डंजियन की तरफ जो लालच को सजा देने के लिए बना था। गेट बंद होने से पहले गोल्ड वॉल्ट लैबिरिंथ ने हम सबकी रैंक तय की। टस्क क्रू बॉस ब्लैकस्टोन आज के नीचे खड़ा हुआ। उसने बगल में लगे ब्रास गेज पर हाथ मारा और हर आदमी से उस प्लेट पर हाथ रखने को कहा, जैसे हम कोई नीलामी के जानवर हों। उसे वही रेड टस्क मार्क मिला जो पहले मिला था। उसके नाइफ मैन को छोटे रेड मार्क्स मिले। टोबिन को उसकी कमर पर बंधे ट्रू डेक से एक ब्लू फ्लिकर मिला, जिससे भीड़ फिर फुसफुसाई कार्ड मास्टर। लाया को एक ग्रीन पल्स मिला, जिसमें ताजी पत्तियों की खुशबू थी। नेल के हाथ से कुछ नहीं निकला, लेकिन उसकी बाह के नीचे दबा क्लॉथ डॉल ने अपनी एक बटन आई खोल दी। गेज चीख उठा। उस आवाज से 3 क्रूमैन पीछे हट गए और शेल्टर के दरवाजे पर खड़े सारे बच्चे तुरंत नेल के पीछे छिप गए। नेल ने डॉल को और कसकर पकड़ लिया। मुझे फिर से 0 मिला। बॉस इतना जोर से हंसा कि उसे अपनी आंखें पोंछनी पड़ी। बढ़िया, मिरेकल फार्मर असल में एक पैक म्यूल है। एक नाइफ मैन मेरी बास्केट की तरफ ऐसे झुका जैसे वो अब पहले से ही उसका सामान हो। मैंने बास्केट अपने पैर के पीछे कर ली। वलीरिया ने ये देखा और आधा इंच मेरी तरफ सरक गई, जिससे उस नाइफ मैन को अचानक याद आ गया कि उसे कहीं और खड़ा होना चाहिए। फिर वैलेरिया ने प्लेट को छुआ। नीडल ऐसे कापी जैसे उसने अदालत में मौत को देखा हो और अब उससे गवाही मांगी जा रही हो। मैंने कहा, छोटी। वलीरिया का हुड मेरी तरफ थोड़ा सा मुड़ा। नीडल नीचे गिरी और जाकर बॉस के उसी रेड टस्क मार्क पर रुक गई। उसकी हंसी वापस आ गई। लैबिरिंथ के अंदर उसकी पहली गलती यही थी। उसने गेज पर भरोसा कर लिया। गोल्ड वॉल्ट लैबिरिंथ का पहला रूल आज के ऊपर साफ अक्षरों में खुदा था, टेक वॉट यू कैन कैरी। उसके नीचे किसी ने चाकू से दूसरी लाइन खुरच दी थी, पे वॉट यू ओ। बॉस ने अपनी बाहें फैला दी। गार्डन के जागने तक कोई बाहर नहीं जाएगा। काम के रहोगे तो हम सब अमीर होंगे। रास्ते में आए तो लैबिरिंथ तुम्हें रख लेगा। गेट हमारे पीछे गिर गया। पत्थर ने दिन की रोशनी निगल ली। पहला चेम्बर कॉइन्स, गोल्ड कप्स और उन राजाओं की छोटी मूर्तियों से चमक रहा था, जिन्हें अब कोई याद नहीं करता। टस्क क्रू उन ढेरों की तरफ भूखे कुत्तों की तरह भागी। टोबे नहीं हिला। लाया ने मेरी तरफ देखा। नेल ने फर्श की तरफ देखा। वैलेरिया ऊबी हुई लग रही थी और वो उसके गुस्से से भी बुरा था, क्योंकि जब वैलेरिया उबती थी तब वो अपना मनोरंजन खुद बनाने लगती थी। मैंने बास्केट से 3 बनानास निकाले। बॉस घूरने लगा। तुम डंजन में फ्रूट लाए हो? मैंने कहा, मुझे बास्केट के लिए बुलाया गया था। नेल के हाथ कांप रहे थे। लाया का होंठ चौक में फट गया था। एक कम उम्र का नाइफ मैन अपनी कॉलर के नीचे वैसे ही फीवर रैश छिपाने की कोशिश कर रहा था, जैसी शेल्टर के बाहर वाले लड़के को थी। मैंने एक बनाना नेल को दिया, एक लाया को और एक उस नाइफ मैन को। वलीरिया का हुड मेरी तरफ झटका। तुम उसे खिला रहे हो? मैंने कहा। वो कांप रहा है। उसने कहा, उसने 1 घंटे पहले बच्चों को धमकाया था। मैंने जवाब दिया, और वो अभी मेरे टोमेटोज पर खून गिराने वाला है। नाइफ मैन ऐसा लग रहा था जैसे वो घमंड में मना करना चाहता हो। तभी पहला ट्रैप जाग गया। फर्श पर पड़े गोल्ड कॉइन्स उठे और ह्यूमन टीथ वाले बीटल्स में खुल गए। टस्क क्रू की हंसी बंद हो गई। बीटल्स झुंड बनाकर टूट पड़े। नेल, लाया और बुखार वाला नाइफ मैन तीनों ने एक ही समय बनानास में बाइट लिया। चेम्बर 3 अलग अलग रंगों से भर गया। हरी रोशनी लाया के हाथों पर लिपट गई। बीटल्स के टोबिन तक पहुंचने से पहले उसने शील्ड कार्ड निकाला और एक बार्न डोर शील्ड इतनी ताकत से नीचे गिरा कि सामने की पूरी कतार के गोल्ड इंसेक्ट्स चपटे हो गए। गर्म पीली रोशनी नेल पर फैल गई। उसकी डॉल की सीम्स कस गई। उसने अपनी बटन लेग को क्लॉथ बॉडी से अलग किया और नीडल से एक बीटल का चेहरा भेद दिया। बुखार वाला नाइफ मैन चमकते लाल रंग का हो गया, चीखा और उसने एक बीटल को इतना जोर से मारा कि वो कॉइन्स में फट गया। वो अपनी मुट्ठी को देखने लगा, फिर मुझे देखने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, और मैंने कहा, नहीं। वही शब्द उसे बचा गया। दूसरे नाइफ मैन ने बिना पूछे मेरी बास्केट से एक एप्पल उठा लिया। एप्पल उसके हाथ में सड़ गया। खराब नहीं था, सड़ गया। काला रस उसकी उंगलियों के बीच से बहने लगा और उसकी बदबू पूरे बेर में किसी सड़े तहखाने की तरह फैल गई। नाइफ मैन ने उसे गिरा दिया और चीखने लगा। वलीरिया ने हुड के नीचे मुस्कुराया। मैंने कहा, फ्रूट की अपनी पसंद होती है, फ्रूट की अपनी बाउंड्रीज होती है।
टस्क्रू बॉस ने सड़ा हुआ एप्पल देखा, चमकता हुआ नाइफ मैन देखा और फिर भी सही सबक नहीं सीखा। लालची लोग अक्सर नहीं सीखते, उन्हें हमेशा लगता है नियम किसी और के हाथों के लिए बने हैं। उसने चेम्बर के अंदर की तरफ इशारा किया। चलो, 0 बास्केट उठाएगा, कार्डमैन बीच में रहेगा, शेल्टर गर्ल वही रहेगी जहाँ मैं उसे देख सकूं। इस बात पर नेल सिमट गई। वलीरिया नहीं, वो बॉस के इतना पास चली गई कि उसके पैरों के पास पड़े कॉर्न्स छोटे छोटे पिघले हुए पोखरों में बदल गए। उसने गला निगला, फिर उसने अपनी कलाई पर चमक रहे उस रेड गेज माँ को देखा और गलत तरह का भरोसा फिर याद कर लिया। उसने कहा, तुम्हारा मेजरमेंट मेरे बराबर आया था। वलीरिया की आवाज बहुत धीमी थी। हाँ, मैंने फिर उसकी स्लीव पकड़ ली। बाद में उसने कहा, मुझे ये वर्ड पसंद नहीं। मैंने कहा, मुझे पता है। लैबिरिंथ ने यकीन किया कि बाद में बहुत जल्दी आ जाए। ब्रिज से पहले कॉरिडोर एक ऐसे कमरे में खुला जिसकी दीवार में एक बड़ा गोल्ड माउथ तराशा गया था। उसके होंठ बंद थे और ऊपर चौकोर दांतों की पंक्ति दिख रही थी। वही स्क्रैच लाइन फिर दिखी। पे व्हाट यू ओ। टस्क्रू बॉस मुस्कुराया और उसने नेल को आगे धक्का दिया। शेल्टर गर्लोस। नेल लड़खड़ा गई। उसकी डॉल ने बॉस की स्लीव में काटा और उसे झटक कर दीवार से दे मारा गया। गोल्ड माउथ खुल गया। उसके अंदर ट्रेजर नहीं था, अंदर एक सुरंग थी जो छोटे छोटे ब्लैक टैग से भरी हुई थी। हर टैग पर एक टस्क और दांतों वाले सर्कल की मुहर थी। शेल्टर के डेड पेजेस उसके अंदर मरे हुए पक्षियों की तरह फड़फड़ा रहे थे। नेल का चेहरा सफेद पड़ गया। बॉस ने कहा, लैबिरिंथ कॉन्ट्रैक्ट्स को पहचानता है। मैंने कहा, नहीं। माउथ मेरी तरफ मुड़ा। ये कोई मेटाफोर नहीं था। पूरी दीवार ही झुक गई। दांत नेल तक पहुँचते उससे पहले मैंने बास्केट से फार्म ब्रेड का एक लोफ निकाला और उसके अंदर फेंक दिया। माउथ ने जोर से काटा। उसके दांतों के बीच से गोल्ड लाइट फूटी। अंदर के ब्लैक टैग्स एक एक करके जलने लगे और हर फेक डेड पेज किसी अलग अडल्ट वॉइस में चीखने लगा। टस्क्रू पीछे हट गई। नेल की डॉल घिसटकर वापस उसकी टखने से लिपट गई। उसकी एक बटन आई चटक गई थी। गोल्ड माउथ ने नेल के पैरों के पास साफ कॉइन्स का एक ढेर उगल दिया। हर कॉइन पर शेल्टर के छोटे दरवाजे की छाप थी। नेल बस देखती रह गई। इससे 1 साल की रिपेयर्स हो जाएंगी। बॉस उससे भी ज्यादा देर तक घूरता रहा। वो हमें लैबिरिंथ में इसीलिए घसीट कर लाया था ताकि बास्केट पर कब्जा कर सके। लेकिन हुआ ये कि बास्केट ने उसी लैबिरिंथ से उस लड़की को पैसा दिलवा दिया जिसे वो कुचलना चाहता था। इससे उसे सीख मिलनी चाहिए थी कि बास्केट उसके लिए नहीं है। उसने इससे ये सीखा कि अब उसे बास्केट और ज्यादा चाहिए। दूसरा चेम्बर गोल्ड चेन्स के ब्रिज से बना था जिसके नीचे स्लीपिंग स्टैचू से भरा गड्ढा था। हर स्टैचू के सीने में एक ब्लैक गियर मार्क धंसा हुआ था जो पत्थर जैसी स्किन के नीचे हल्का हल्का धड़क रहा था। बॉस उन्हें उखाड़ना चाहता था। टोबिन ने कहा, ये मार्क जिंदा है। बॉस ने कहा, तो ये कीमती है। उसने 2 नाइफमैन को ब्रिज पर भेजा। चेनस्टर उठ गई। स्टैचूज ने अपनी आंखें खोल दी। नेल की डॉल उसके कंधे पर चढ़ गई और धागे वाले दांतों से फुफकारी। गिरते हुए नाइफमैन चीखने लगे। वलीरिया ने बाहें बांध ली। उसने कहा, उन्होंने लालच चुना। मैंने कहा, उन्होंने एक बॉस चुना। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने जोड़ा, और ये आमतौर पर उससे भी बुरा होता है। प्लीज, क्योंकि जब लोग गियर पिट में गिर रहे हों तब भी मैं मैनर्स छोड़ने वाला नहीं हूँ। वलीरिया ने जीभ से क्लिक की आवाज निकाली, एक उंगली झटक दी और स्टैचूज के पहुंचने से पहले ही दोनों नाइफमैन को उनकी बेल्ट से दीवार में टांग दिया। क्रू ने ये देखा, बॉस ने भी देखा। उसके चेहरे पर फिर बदलाव आया। डर नहीं, हिसाब। उसने फ्रूट को हील करते देखा था, फ्रूट को थीव्स ठुकराते देखा था, कार्ड्स को ट्रैप्स रोकते देखा था, डॉल्स को बीटल्स पर वार करते देखा था और हुड वाली औरत को एक उंगली से आदमी रोकते देखा था। कोई समझदार आदमी इस मोड़ पर शेल्टर से माफी मांगता, डेड पेज 2 बार लौटाता और जाकर सूप बेचता। मुझे अभी उसकी पूरी योजना नहीं पता थी। मैं बस इतना देख रहा था कि उसने लोगों को देखना बंद कर दिया था और हैंडल्स, स्ट्रैप्स और ऑनरशिप को देखना शुरू कर दिया था। चेन ब्रिज के बाद वाले कॉरिडोर ने एक और चाल चली। फ्लोर से गोल्ड मिरर्स उठे और हर इंसान को वही दिखाया जो लैबिरिंथ समझता था कि वो चाहता है। बुखार वाला नाइफ मैन खुद को हेल्दी देख बैठा और सीधा ग्लास में घुस गया। वो हार्मलेस स्ट्रॉ में टूट गया क्योंकि उसने उसे दोनों हाथों से नहीं पकड़ा था। वो उस स्ट्रॉ को घूरता रहा, फिर एक कदम पीछे हटा, जैसे किसी आदमी ने गलती से सेल्फ कंट्रोल सीख लिया हो। टोबिन ने एक हॉल देखा जहाँ लोग कार्ड मास्टर चिल्ला रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और डेक पर हाथ रख दिया। मिरर मंद पड़ गया। लाया ने एक हरी फॉरेस्ट रोड देखी और उसके आखिर में अपनी माँ की परछाई। वो लगभग चल ही पड़ी थी। टोबिन ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने विरोध नहीं किया। नेल ने ऐसा शेल्टर देखा जिसमें न दरवाजे थे, न ताले, न डॉल्स की जरूरत। उसकी टूटी हुई डॉल ने उसका क्लॉथ हैंड उसकी कलाई पर रख दिया जब तक कि उसने फिर से सांस ठीक से नहीं ली। मैंने हाफैकर देखा, ठीक की हुई फेंस, शांत चिकन्स और कोई भी मुझसे कुछ बचाने को नहीं कह रहा। फिर मिरर ने मेरी कैबेज रोज के बीच एक गोल्डन थ्रोन जोड़ दिया। मैंने उस पर पटेटो दे मारा। मिरर टूट गया। वलीरिया ने टुकड़ों को देखा।
फिर मुझे, तुमने एक थ्रोन को पोटैटो से ठुकरा दिया। मैंने कहा वो गलत रो में रखा था। बॉस ने ये सब देखा और सिर्फ एक ही बात सीखी, लैबिरिंथ लोगों को वही दिखाता है जो वो लेने की हिम्मत रखते हैं। उसने फिर मेरी बास्केट की तरफ देखा, मेरे लिए इतना काफी था। तीसरे चेम्बर में कॉर्न्स नहीं थे, वहाँ एक गोल्डन ड्रैगन स्टैचू थी जिसे ब्लैक रूट्स ने फ्लोर से बांध रखा था। स्टैचू मेरे बांध से भी बड़ी थी, उसके विंग्स कसकर मुड़े हुए थे, उसका सिर अपने पंजों पर टिका था, डार्क मेटल टीथ का एक कॉलर उसके गले में धंसा हुआ था। वलीरिया चलना बंद कर दी, कोई ड्रामेटिक अंदाज नहीं, वो आसान होता। वो ऐसे रुकी जैसे उसके शरीर को कुछ याद आ गया हो, जिसे उसका मुंह बोलना नहीं चाहता था। बॉस ने ये नोटिस किया, मैंने भी। स्टैचू के आगे वाले पंजे के पास एक टूटी हुई गोल्डन स्केल पड़ी थी। सच्चा डेक टोबिन की साइड पर गर्म हो गया था और सके आसपास का क्लॉथ धुआं उठा रहा था। लाया ने केस को पकड़ लिया। डैड, बॉस हिला। उसने अपना एल्बो टोबिन के रिब्स में मारा और उस डेक का केस छुड़ा लिया। टोबिन फर्श पर गिर पड़ा। लाया ने एक कार्ड खींची, एक नाइफ मैन ने उसकी रिस्ट पकड़ ली। नेल का डॉल कूद पड़ा और उसके हाथ को काट लिया। बॉस हंसा और मेरे बास्केट की तरफ भागा। मैंने बास्केट को हटा दिया। उसने मेरे नी पर किक मारा, मैं नीचे गिर गया ताकि स्पार्क्स देख सकूं। उसने बैग से 3 टोमेटोज और 2 बनानास निकाले और अपने मुंह में डाल लिए। फिर क्लॉथ को ट्रू डेक से खोल दिया। कार्ड्स चमकने लगे। सोने का ड्रैगन का स्टैचूज ने एक आई खोल लिया। बॉस ने आधे सेकंड के लिए जीत की खुशी दिखाई। फिर उसके मुंह का फ्रूट काला हो गया, उसकी थ्रोट बल्ज करने लगी, उसके रिस्ट पर लाल टस्क का निशान खुल गया और एक ब्लैक गियर उसकी खाल के नीचे से क्रॉल करने लगा, जैसे एक बीटल आदमी को पहनने की कोशिश कर रहा हो। उसने चिल्लाया, लेकिन ग्रीड ने दोनों हाथों को डेक और बास्केट के चारों ओर लॉक कर रखा था। ब्लैक गियर उसके छाती में संकर गया, हड्डियां क्रैक्ड, उसकी वेस्ट फट गई, जॉ से टस्क्स निकले गलत कर्व में और अपने चीक को पियर्सिंग करने लगे। क्रू ने पीछे हटना शुरू कर दिया। नेल ने लाया को ब्रोकन शील्ड कार्ड के पीछे खींच लिया। टोबिन ने अपनी रिब्स पर हाथ रखकर डेक की ओर क्रॉल किया। म्यूटेटेड बॉस ने अपना हेड उठाया। उसकी आंखें ब्लैक गियर्स थी जो वेट सॉकेट्स में घूम रहे थे। अब पावर, उसने बुदबुदाया। ये शब्द उसके मुंह से निकले लेकिन उन्होंने बोरोड की तरह सुनाई दिए। वलीरिया का हुड गिर गया। चेम्बर का टेम्परेचर कम हो गया। फ्लोर पर रखे हर कॉर्न फ्लैटन हो गए। म्यूटेटेड बॉस ने उसकी फेस देखी और खून गिरते हुए हंसा। There you are, the missing queen। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला, मुझे बस इतना पता था कि उसके चेस्ट में ब्लैक गियर वलीरिया से उसके जैसे भूख लगी हुई कुत्ते की तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। उसने एक क्लॉ से गोल्डन ड्रैगन की तरफ पॉइंटेड किया। वेक, नील, ब्रिंग मी हर ओल्ड थ्रोन। द ड्रैगन स्टैचू ने फिर ब्लिंक किया। वलीरिया ने एक शब्द कहा, मैरीगोल्ड। सोना क्रैकिंग हो गया। स्टोन टूटने की तरह नहीं, जैसे कोई जीव अपनी कब्र से शेडिंग हो रहा हो। एक विशाल सोने का ड्रैगन का सिर ऊपर उठा। ब्लैक रूट्स उसकी गर्दन के चारों ओर टूट गई। उसकी आंखें मोल्टन और फ्यूरियस थी, वलीरिया पर स्थिर। एक पल के लिए कोई नहीं हिला। फिर मैरागोल्ड रोने लगी। एक ड्रैगन का रोना नर्म नहीं होता। उसकी आवाज चेम्बर की दीवारों को हिला गई, हर फेक क्राउन को तोड़ दी और 3 टस्क क्रोमन को पीछे गिरा दिया। वलीरिया का फेस बदल गया। मैंने उसे एंग्री, हंग्री, प्राउड, सस्पिशियस, पेटी पैंट्री शेल्स पर देखा था। मैंने उसे वुंडेड नहीं देखा था। म्यूटेटेड बॉस ने कदम बढ़ाए इससे पहले कि वो ब्रीथ कर सके। माइन, उसने स्नार्ल्ड किया। दैट वाज हिज लास्ट मिस्टेक। मैरागोल्ड ने एक क्लॉन नीचे गिराई। फ्लोर झुका। म्यूटेटेड बॉस सोने के टैलेंट्स के नीचे वैनिश हो गया और उसकी आवाज जैसे एक खराब बैरल फट रहा हो। ट्रू डेक फ्री हो गया और लाया की तरफ स्किड करने लगा। लाया ने उसे पकड़ लिया, फिर मेरी तरफ देखा और ड्रॉ किया। इवन टेरिफाइड, उसने रूल को याद किया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने ड्रेन कार्ड खींची, उस डार्क बीड को जो बॉस का ब्लैक गियर था। मैरागोल्ड के क्लॉ के नीचे से क्रॉल कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ड्रेन कार्ड ने उसे ब्लैक पी में खींच लिया। नेल का डॉल ने पी को क्रैक में किक कर दिया। वलीरिया ने उसे अपने हील से क्रश कर दिया। बिना स्पीच, जस्ट हील, क्रैक, स्मोक। टस्क क्रू ने अपने वेपन्स छोड़ दिए। फीवर्ड नाइफ मैन ने घुटनों के बल गिरकर ब्लैक जूस को गोल्ड फ्लोर पर वॉमिट किया। फ्रूट ग्लो उसकी से चली गई और वो जीवित रहा और बहुत ही पछतावे में पड़ा। टोबिन ने दोनों हाथों से डेक वापस लिया और हिल रहा था। मैरागोल्ड ने अपना विशाल सिर झुका लिया और उसकी नाक को वलीरिया के सामने रख दिया। माय क्वीन, ड्रैगन ने मेटल की तरह आवाज में कहा, यू आर गॉन। वलीरिया ने जवाब नहीं दिया। पीछे लैबिरिंथ गेट खुल गया। उसके ऊपर लिखे शब्द बदल गए। टेक व्हाट यू कैन कैरी। फिर दूसरी लाइन जल गई, पे व्हाट यू ओ। द टस्क क्रू अपने बॉस, लेजर, वेपन्स और स्क्वेयर के बिना क्रॉल कर बाहर निकल गए। नेल अपने साथ शेल्टर का फटा हुआ डेड पेज लाई। टोबिन ट्रू डेक लेकर चल रहा था। मैं अपनी बास्केट उठाए हुए था।
जो अब कुछ टोमेटोज और पब्लिक इन्विटेशंस पर मेरा काफी भरोसा खो चुकी थी। मैरागोल्ड रात में हमारे पीछे पीछे आई और स्टोनब्रिज सिटी ने उसी समय घबराहट की एक नई कैटेगरी खोज ली। हमने भीड़ को ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं समझाया। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ एक्सप्लेनेशन बस डिजास्टर पर डाला गया एक्स्ट्रा मसाला बन जाती है। वलीरिया ने मैरागोल्ड से नीचे रहने को कहा। मैरागोल्ड ने कोशिश की, लेकिन एक ड्रैगन अगर नीचे भी रहे तो भी वो दांतों वाली सुनहरी छत जैसा ही दिखता है। जब तक हम सुबह होने से ठीक पहले हैवकर पहुँचे, बॉल्ट गेट पर इंतजार कर रहा था। उसके कान खड़े थे, उसका चेस्ट हैच खुला हुआ था। जैसे ही मैरागोल्ड ने टूटे हुए बैरियर की लाइन पार की, बॉल्ट ने पोर्च कैनन चला दी। मैरागोल्ड ने छींक मारी और वो ब्लास्ट उसकी नाक पर चिंगारियों में बदल गया। बॉल्ट ऐसे भौंका जैसे पूरी कायनात ने उसे पर्सनली इंसल्ट किया हो। मैंने चिल्लाकर कहा, बॉल्ट नो। वलीरिया उनके बीच आकर खड़ी हो गई और उसने बॉल्ट के धंसे हुए सिर पर एक हाथ रख दिया। ये मेरी है, वलीरिया ने कहा। बॉल्ट की आंखें झिलमिलाई। उसकी पूंछ ने 2 बार क्लिक किया। उसके कॉलर के ऊपर एक ब्लू सिस्टम पैनल चमका। SAF लिस्ट अपडेटेड मैरागोल्ड। मैरागोल्ड ने सिर झुकाकर उसे सूंघा। बॉल्ट गुर्राया। मैरागोल्ड ने फिर छींक मारी। 3 एप्पल ट्रीज मौसम के बाहर ही फूलों से भर गए। एक बहुत ही बेवकूफी भरे सेकंड के लिए मुझे लगा कि हमने एक स्ट्रीट गैंग के बदले एक ड्रैगन ले लिया है और शायद घाटे में नहीं रहे। फिर मैरागोल्ड ने वलीरिया के पार देखा, मेरे टूटे हुए पोर्च को, फटे हुए बैरियर को और रोड पर अब भी खड़ी मॉन्स्टर लाइन को। उसने कहा, बाहर की दुनिया में 500 साल। मैं रुक गया। वलीरिया बिल्कुल स्थिर हो गई। मैरागोल्ड की सुनहरी आंखें थोड़ी मंद पड़ गई। दुनिया से तुम्हारे गायब रहने का समय इतना लंबा रहा है। मलरीच क्रो तुम्हारी गैर हाजिरी को ताज की तरह पहन रहा है। ब्लैक गियर गिल्ड अब तुम्हें ढूंढ नहीं रही। उसने पेपर रोज को देखा, घर को देखा, फिर वलीरिया को। वो तुम्हारे बिना एक क्वीन बना रहे हैं। मैरागोल्ड की वार्निंग ने स्टोनब्रिज सिटी को, ट्रू डेक को एक साथ सैल्वेशन और बेट दोनों की तरह देखने पर मजबूर कर दिया। शहर ऐसे ही काम करते हैं। अगर कोई चीज उन्हें बचाती है तो वो उसके लिए रूल्स बनाना चाहते हैं। अगर कोई चीज उन्हें डराती है तो वो चाहते हैं कि कोई और उसके थोड़ा और पास खड़ा हो। टोबिन और लाया अचानक यूजफुल हो गए। नेल अचानक डेंजरस हो गई। मैं अभी भी ऑफिशियल तौर पर 0 मैजिक था, इसलिए हर किसी को मुझसे उन मिरेकल्स की एक्सप्लेनेशन मांगने में आराम था जिनसे मैं खुद मुश्किल से बचा था। वलीरिया का जवाब सिंपल था, मुझे स्क्वायर जला देने दो। उसने कहा। मैंने कहा, सार्वजनिक जगहों पर कोई क्रेटर नहीं। उसने कहा, तुम ये बात ऐसे बार बार कहते हो जैसे दोहराने से ये बेहतर हो जाती हो। मैंने कहा, मेरे लिए तो होती है। हम सिटी के डर को पॉलिसी बनने से पहले ही नेल के शेल्टर वापस लौट गए। सामने वाले कमरे में सूप, गीले ब्लैंकेट्स और पुराने थ्रेड की गंध थी। असली बच्चे टेबल्स के नीचे और क्रेट्स के पीछे छिपे हुए थे। खिड़की के पास 3 छोटी शक्लें बैठी थी। ब्लैंकेट्स उनकी ठोड़ी तक खींचे हुए थे। वो हमें देखकर मुस्कुराई। फिर उनमें से एक ने साइडवेज ब्लिंक किया। मैं रुक गया। नेल ने मुझे देखते हुए देख लिया। उसका चेहरा तंग गया। ये बच्चे नहीं हैं। खिड़की के पास बैठी उस शक्ल ने अपना क्लॉथ हैंड उठाया और वेव किया। ब्लैंकेट के नीचे डॉल जॉइंट्स दिख रहे थे। वलीरिया की शैडो फर्श पर लंबी फैल गई। समझाओ। नेल ने अपनी डॉल को अपनी पसलियों से और कसकर लगा लिया। जब टस्क क्रू पहली बार आई थी, छोटे बच्चे चिल्लाने लगे थे। डॉल्स भी जवाब में चिल्लाते हुए जाग गई। उसके बाद क्रू पहले डॉल्स को मारती थी। असली बच्चों को छिपने का टाइम मिल जाता था। वो सेंटेंस इतना बदसूरत था कि उसे सूप वाले कमरे में बैठने देना ठीक नहीं लगा। इसलिए मैं उसके स्पीच बनने से पहले ही हिल गया। स्टोव के पास एक टूटी हुई डॉल पड़ी थी। उसकी एक बटन आज चटक चुकी थी। उसके मुंह से ब्लैक थ्रेड रिस रहा था। उसके क्लॉथ चेस्ट के नीचे ब्लैक गियर का एक छोटा स्प्लिंटर फंसा था जो दीवार में छिपे बग की तरह टिक कर रहा था। वैलेरिया ने एक हाथ उठाया। डॉल की सीम से धुआं निकलने लगा। मैं उनके बीच आ गया। नहीं, उसने कहा, ये करप्टेड है। मैंने कहा, ये फर्श पर पड़ी हुई भी है। उसने कहा, ये किसी बच्चे का चेहरा खा सकती है। मैंने कहा, तो पहले मुझे इसके दांत ठीक कर लेने दो। नेल ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने बेयर ट्रैप को सहलाने की बात कर दी हो। वैलेरिया ने उससे भी बदतर नजर से देखा। उसने कहा, अब तुम कर्सेस भी रिपेयर करते हो? मैंने कहा, मैं उन चीजों को रिपेयर करता हूँ जो मुझे डराती है। इससे मेरे हाथों को पैनिक रखने की एक जगह मिल जाती है। मैं घुटनों के बल बैठ गया, कोट पॉकेट से फार्म थ्रेड निकाला और नीडल में धागा डालने लगा। मेरी उंगलियां बस थोड़ी सी कांप रही थी। स्टोव के पास बिगिनर सिस्टम चमका। करप्टेड वेसल डिटेक्टेड, सजेस्टेड एक्शन डिस्ट्रॉय। मैंने उसे अपनी कोहनी से बंद कर दिया। टूटी हुई डॉल ने झटके से सिर मेरी तरफ घुमाया और नीडल को काट लिया। नेल की सांस अटक गई। वलीरिया ऐसे मुस्कुराई जैसे मैंने आखिरकार उसका पॉइंट साबित कर दिया हो। मैंने डॉल की बटन नोज पर हल्की चपत मारी। बदतमीज, मैंने कहा। डॉल वही रुक गई। कमरे में किसी ने सांस नहीं ली। मैंने नीडल वापस ली और फार्म थ्रेड से उसका फटा हुआ मुंह सी दिया। ब्लैक थ्रेड मेरा विरोध कर रहा था। वो हिस कर रहा था।
उसने मेरी स्लीव में छोटे छोटे छेद जला दिए। वो मेरी स्किन में घुसने की कोशिश कर रहा था। वलीरिया ने उसे 2 उंगलियों के बीच पकड़ लिया। धागा चीख उठा। उसने मेरी तरफ देखा। यही वो जगह है जहाँ कोई समझदार आदमी मुझे इसे जलाने देता। मैंने कहा, मुझ पर कभी वो इल्जाम नहीं लगा। मैंने आखिरी नोट बांधी और बास्केट से एक टोमेटो लीफ निकालकर ब्लैक गैस स्प्लिंटर पर दबा दी। पत्ती सिल्वर हो गई। स्प्लिंटर चटक गया। डॉल बैठ गई। नेल ने अपना मुंह ढक लिया। असली बच्चे अपनी छिपी हुई जगहों से झांकने लगे। रिपेयर डॉल लड़खड़ाते पैरों पर खड़ी हुई। मुझे देखा, फिर नेल को, फिर सूप पॉट से एक वुडन स्पून खींच लाई जैसे वो कोई स्वॉर्ड हो। नेल ने फुसफुसाकर पूछा, इसका नाम क्या है? डॉल ने सिर टेढ़ा किया। मुझे कहना चाहिए था कि मैं दूसरों के नाइटमेयर्स के नाम नहीं रखता, लेकिन मैंने कहा रैवल। डॉल ने स्पून अपने स्टिच चेस्ट पर टपकाया। जो ब्लैक कर्स उसके अंदर रेंग रही थी वो भीतर की तरफ मुड़ी, फार्म थ्रेड के चारों तरफ लिपटी और उसके हार्ट के ऊपर एक छोटे शील्ड मार्क में बदल गई। रैवल दरवाजे तक मार्च करती हुई गई, एक स्टूल पर चढ़ी और गार्ड बनकर खड़ी हो गई। बच्चे चीयर करने लगे। नेल बिना आवाज के रो पड़ी। वलीरिया ने बाहें बांध ली। उसने कहा, तुमने कर्ज को एक पोज दे दी। मैंने कहा, उसे एक काम चाहिए था। उसने कहा, तुम हर चीज को कोई न कोई काम दे देते हो। मैंने कहा, मैं फार्मर हूँ। उसने कहा, तुम स्यूइंग सप्लाईज के साथ एक मैनेज हो। वही पहली बार था जब नेल हंसी। छोटी हंसी, टूटी हुई हंसी, लेकिन हंसी। शेल्टर का माहौल भी उसके साथ थोड़ा बदल गया। सब ठीक नहीं हुआ, सब हील नहीं हुआ, लेकिन अब वो सिर्फ अगला वार झेलने का इंतजार नहीं कर रहा था। यही दिन की जीत हो जानी चाहिए थी। स्टोनब्रिज सिटी एक दिन में सिर्फ एक जीत से संतुष्ट होने जितना उदार नहीं था। दोपहर तक शेल्टर के बाहर 2 तरह के बहादुर लोग जमा हो चुके थे। पहली तरह वाले वो थे जो हर डॉल को जलाना चाहते थे, इससे पहले कि डॉल्स बच्चों जैसा बनना तय कर लें। दूसरी तरह वाले वो थे जो ट्रू डेक को पब्लिक सेफ्टी के नाम पर किसी लॉक्ड बॉक्स में बंद करना चाहते थे, जो सुनने में पब्लिक लगता था, सेफ बिल्कुल नहीं। एक गार्ड कैप्टन ने टोबिन के डेक केस की तरफ हाथ बढ़ाया। टोबिन पीछे हटा। लाया ने आधा कार्ड निकाला, फिर खुद को रोक लिया और मेरी तरफ देखा। मैंने भीड़ को देखा, खिड़की में बैठी डॉल्स को, टेबल्स के नीचे छिपे असली बच्चों को और उन ऑफिशियल्स को जो पहले से ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ये सब कंट्रोल्ड सिचुएशन हो। मैंने कहा, छिपने की कोई जगह नहीं। अगर इन्हें प्रूफ चाहिए तो प्रूफ वही मिलेगा जहाँ सब देख सके कि सबसे पहले पैनिक कौन करता है। वैलेरिया अपने हुड के नीचे मुस्कुराई। आखिरकार एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन। मैंने कहा, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। यही मैंने कहा था। गार्ड कैप्टन ने फिर से हाथ बढ़ाने की कोशिश की। रैवल ने उसके बूट पर वुडन स्पून से टप किया। उसने नीचे डॉल को देखा, फिर वलीरिया के हुड को, फिर लाया के उस हाथ को जो डेक के ऊपर ठहरा हुआ था। उसने पेशेंस सीख ली। दोपहर तक स्क्वायर एक अरीना बन चुका था, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं। मैं ऐसी चीज से आम तौर पर चल देता। ये उससे बदतर भी था और बेहतर भी। एक पब्लिक बैट। टोबिन एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पर ट्रू डेक दोनों हाथों में पकड़े खड़ा था। लाया उसके पास खड़ी थी, कंधे तने हुए, आंखें सिविलियंस पर वैसे घूम रही थी जैसे मैंने उसे सिखाया था। नेल शेल्टर के बच्चों के पास खड़ी थी और रैवल उसके पैरों के पास था। वलीरिया मेरे बाएं खड़ी थी, हुड के नीचे, और उसके कॉन्टेम्प्ट से हवा तक में स्वाद आ रहा था। प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे साइन पर लिखा था, गिफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने गिल्ड वाला वर्ड अप्रूव नहीं किया था, टोबिन ने किया था। जब मैंने साइन पढ़ा तो वो गिल्टी सा दिखा। कार्ड मास्टर। भीड़ फुसफुसाई। 0 फार्मर। किसी ने मेरे बारे में कहा। वलीरिया ने वो बात सुन ली जिसने फुसफुसाया था, उसे तुरंत कही और खड़े होने की समझ आ गई। सिल्वर ब्लेड गिल्ड का एक चैंपियन डेक को टेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आया। उसने चमकता हुआ आर्मोर पहना था, सफेद क्लोक और वो शांत चेहरा जो लोगों को इसलिए भरोसेमंद लगता है क्योंकि उन्होंने उसे टूटते हुए कभी नहीं देखा होता। भीड़ ने उसके लिए चीयर किया। टोबिन ने भी हल्का सा झुककर उसका अभिवादन किया। चैंपियन ने एक हाथ उठाया। स्टोनब्रिज सिटी को प्रूफ चाहिए कि ये कार्ड्स सिर्फ अपने मालिकों के नहीं, सिटीजन्स की भी रक्षा करते हैं। ये बात ठीक थी। फिर उसने नेल की तरफ देखा। और प्रूफ चाहिए कि कर्स्ड डॉल्स उन बच्चों की जगह नहीं लेंगी जिनकी रक्षा करने का वो दावा करती है। ये ठीक नहीं था। रैवल ने अपना स्पून उठा लिया। मैंने अपना एक बूट धीरे से डॉल के आगे रख दिया। अभी नहीं, मैंने कहा। चैंपियन ने ये हरकत देख ली और मुझे एक विनम्र मुस्कान दी। तुम डॉल को भी कमांड करते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं वायलेंट हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ नेगोशिएशन करता हूँ। वलीरिया ने एक बहुत हल्की सी आवाज निकाली जो लगभग अप्रूवल जैसी थी। भीड़ हंस पड़ी। वो हंसी मायने रखती थी। उसने रैवल को मॉन्स्टर से बदलकर मैनर्स वाली मैनेज बना दिया। ये सेफ्टी नहीं थी, लेकिन शुरुआत के लिए बेहतर जगह थी। चैंपियन ने प्लेटफॉर्म के किनारे 3 क्ले टारगेट्स रखे। पहला कार्ड, कोई सिविलियन नहीं छुएगा। लाया ने पहले मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिलाया। उसने बीस्ट कार्ड निकाला। लकड़ी का बोर्ड फट से बाहर निकला। भीड़ को देखा।
और अपने खुरों को बोर्ड्स में गाड़ दिया, तब तक जब तक छिलके उड़ने नहीं लगे। लाया ने धीरे से कहा, सिर्फ टारगेट्स। बोर एक तरफ से दौड़ा, तीनों क्ले टारगेट्स तोड़ दिए और फिर बैठ गया। उसके टस्क्स सामने की पंक्ति से उल्टी दिशा में थे। रस्सी के पीछे खड़े एक बच्चे ने अपनी माँ के रोकने से पहले ही ताली बजा दी। लाया ने लंबी सांस छोड़ी। चैंपियन की मुस्कान गर्म हुई। कंट्रोल बेहतर हो रहा है। ये सही रिएक्शन था। इससे सिटी को लाया पर भरोसा करने की वजह मिली, सिर्फ डेक से डरने की नहीं। फिर उसने सिर हिलाया। दूसरा कार्ड, डिफेंस। लाया ने शील्ड कार्ड निकाला। एक बाण डोर शील्ड उसके और चैंपियन के बीच आकर जम गया। भीड़ में मरमर उठा। असली मरमर, काम के मरमर, वो वाला मरमर जो किसी शहर को पैनिक से 1 इंच दूर खिसका देता है। चैंपियन ने अपनी स्वॉर्ड से शील्ड पर वार किया। शील्ड टिका रहा। उसने फिर वार किया। कार्ड की चमक थोड़ी कम हुई। लाया ने उसे नीचे रख दिया। उससे पहले की ग्रीड जागती, जैसा टोबिन ने उसे सिखाया था। अच्छा। चैंपियन की मुस्कान और गर्म हुई। कंट्रोल कंफर्म्ड। एक पल के लिए मुझे सच में लगा कि पब्लिक वाला हिस्सा काम कर जाएगा। तभी उसके आर्मोर के नीचे वाला ब्लैक गियर जाग गया। वो उसकी ब्रेस्ट प्लेट को फाड़ते हुए बाहर निकला, जैसे दांतों से बना कोई काला फूल हो। भा, ईड़ चीख उठी। चैंपियन की स्वॉर्ड हाथ से छूट गई और उसने अपनी छाती पकड़ ली। वो घुटते हुए बोला, मैंने नहीं, बस इतना ही निकल पाया। फिर गियर उसकी रिब्स के चारों तरफ लिपट गया और उसे प्लेटफॉर्म से ऊपर उठा लिया। पावर अभी, सोल बाद में। किसी लेक्चर की जरूरत नहीं थी। लेटर सबके सामने पहुंच चुका था। प्लेटफॉर्म के पास खड़े एक सिटी क्लर्क ने चिल्लाया, एग्जीबिशन बंद करो। एक और ऑफिशियल चिल्लाया, डेक को सिक्योर करो। 2 गार्ड्स पोजेस चैंपियन की तरफ जाने के बजाय टोबिन की तरफ दौड़े। मैंने पास की टोमेटो क्रेट उठाकर उनके रास्ते में दे मारी। नहीं, मैंने कहा, खतरा स्टेज पर है। उन्होंने मेरी 0 मैजिक रिस्ट स्टैम्प देखी और एक पल को रुक गए। वलीरिया उनकी तरफ थोड़ा झुकी। उन्होंने बुद्धिमानी चुनी और रुक गए। चैंपियन का शरीर मरोड़ खा गया। उसकी छाती के गियर से ब्लैक केबल्स निकले और लाया की तरफ लपके। लाया ने डॉग कार्ड निकाला। लकड़ी का डॉग फट से बाहर आया। कुर्सी घिसटने जैसी आवाज में भौंका और एक केबल को बीच से काट दिया। बॉल्ट को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। भीड़ को वो आधे सेकंड के लिए बहुत पसंद आया। फिर दूसरा केबल प्लेटफॉर्म के उस हिस्से पर जा गिरा जहाँ एक बच्चा बहुत पास रेंग आया था देखने के लिए। ब्लैक गियर चैंपियन से अलग होकर बोर्ड्स पर रेंगता हुआ उस बच्चे की तरफ बढ़ा, किसी मेटल स्पाइडर की तरह। नेल ने बच्चे का नाम चिल्लाया। रैवल सबसे पहले हिली। वो छोटी डॉल क्रेट से कूद गई, स्पून उठाए और रेंगते हुए गियर और बच्चे के बीच आकर उतरी। गियर मुंह की तरह खुला। रैवल ने वुडन स्पून उसके अंदर ठूंस दी। स्पून काला पड़ गया। रैवल के स्टिच शील्ड मार्क से सिल्वर रोशनी फूटी। मैं दौड़ा। वलीरिया मुझसे तेज थी, लेकिन उसे छोटा रहना था। मुझे नहीं। 0 मैजिक होना कई बार बहुत आजादी देता है, जब सब लोग पहले से ही तुमसे कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हो। मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। दोनों हाथों से टोमेटो क्रेट उठाई और रेंगते हुए ब्लैक गियर के ऊपर दे मारी। उसने क्रेट के अंदर से एक बार, फिर दूसरी बार जोर से टक्कर मारी। फिर वलीरिया ने उसके ढक्कन पर उसके हिसाब से बहुत हल्के से पैर रखा। क्रेट चपटी हो गई। गियर चटक गया। ब्लैक स्मोक फुफकारती हुई बाहर निकली और दांत बनाने की कोशिश करने लगी। लाया ने ड्रेन कार्ड निकाली और बोर्ड्स पर दे मारी। स्मोक खींचकर एक बीड में सिमट गई। चैंपियन अब भी ब्लैक केबल से लटका हुआ था, जिंदा, लेकिन उसकी पीठ पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी छाती में बचा गया स्टंप फिर से दांत उगाने की कोशिश कर रहा था। टोबिन ने एक कार्ड निकाला, फिर रुक गया और लाया की तरफ देखा। ये बात मायने रखती थी। ताकत वाले एक पिता ने स्टेज पर खड़ी अपनी बेटी को फैसला लेने दिया। लाया ने ग्लो कार्ड निकाली। गर्म रोशनी चैंपियन के रिब्स के चारों तरफ लिपट गई और उन्हें संभाल कर थाम लिया। वो एक बार चीखा, फिर ऐसे हवा खींची जैसे किसी आदमी को उसके कॉलर से पकड़कर खाई के किनारे से वापस खींच लिया गया हो। भीड़ एग्जिट्स की तरफ धक्का देना बंद कर चुकी थी। वलीरिया मेरी तरफ झुकी। कार्ड एक एनिमी विटनेस को बचा रहा है। मैंने कहा, ट्रस्टेड चैंपियन। गियर विक्टिम भी। वो लाया को ग्लो स्टेडी रखते हुए देखती रही और उसने बहस नहीं की। मैंने उस खामोशी को वलीरिया की प्राइड के लिए एक छोटी डिजास्टर के तौर पर नोट कर लिया। क्लाउन कार्ड बिना परमिशन के बाहर कूद आया। बीड को हवा में उछाला और सनलाए टी से बनी पाई से उसे दे मारा। बीड हार्मलेस ग्लिटर में फट गई। भीड़ चुप हो गई। क्लाउन ने झुककर अभिवादन किया। रैवल ने भी अपने काले पड़ चुके स्पून के साथ झुककर जवाब दिया। भीड़ पागल हो गई। ये रिएक्शन इसलिए मायने रखता था क्योंकि इसने पक्ष बदल दिया। 1 मिनट पहले तक वो डेक को बंद करवाना चाहते थे और नेल पर नजर रखना चाहते थे। अब उन्होंने देखा था कि डेक ने लाया की रक्षा की, उसे निगला नहीं। रैवल ने एक बच्चे की रक्षा की, उस पर पलटी नहीं।
और ब्लैक गियर सबके सामने एक भरोसेमंद चैंपियन की छाती से बाहर रेंगती दिखी। सिल्वर ब्लेड गिल्ड का चैंपियन गिर पड़ा, जिंदा, आर्मर फटा हुआ, गियर गायब। उसने फर्श से लाया की तरफ देखा। कार्ड मास्टर, उसने फुसफुसाया। टोबिन ऐसे सिहर गया जैसे टाइटल ने उसे फिर चोट मारी हो। लाया नहीं सिहरी। वो आगे बढ़ी, चैंपियन और भीड़ के बीच शील्ड कार्ड रख दी और बोली, बिना पूछे सिविलियंस के पास कोई फार्म गिफ्ट नहीं जाएगा। भीड़ ने ये सुना, ऑफिशियल्स ने भी, और उन सब ने भी जो सेफ्टी के नाम पर डेक चुराने का रीजन ढूंढ रहे थे। वो रूल कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, वो एक बच्चा था जो अब भी जिंदा था, एक स्पून वाली डॉल के पीछे। सिटी ने उसे इसलिए मान लिया क्योंकि दूसरा ऑप्शन अभी अभी स्टेज पर रेंगने की कोशिश कर चुका था। एक ऑफिशियल ने कोशिश की कि ये सब उसका आइडिया लगे। उसने घोषणा की, सिटी टेम्पररी सुपरवाइज डिप्लॉयमेंट को ऑथोराइज करती है। रैवल ने अपना काला पड़ा स्पून उस क्रश्ड क्रेट की तरफ तान दिया जहाँ गियर थी। ऑफिशियल ने गला खंखारा, मिस गरे के सेफ्टी रूल के तहत। लाया मुस्कुराई नहीं। इससे भीड़ ने उसे और रिस्पेक्ट किया। लोग ताकत पर ज्यादा भरोसा करते हैं जब वो तारीफ के लिए हाथ नहीं फैलाती। टोबिन ऐसा लग रहा था जैसे वो रो भी सकता है और टाइटल से झगड़ा भी कर सकता है, दोनों एक साथ। उसने दोनों में से कुछ नहीं चुना। वो अपनी बेटी के पीछे खड़ा हो गया और सिटी को देखने दिया कि डेक किसके हाथ में है। यहीं से गिल्ड पैदा हुई, ना पेपर वर्क से, ना अपलॉज से, बल्कि एक पिता के पीछे हट जाने से। जबकि पूरा सिटी देख रहा था कि उसकी बेटी एक मॉन्स्टर को बच्चे तक पहुंचने से रोक रही है। सनसेट तक ग्रेकार गिल्ड के पास पैलेस नहीं, एक प्लेटफॉर्म था। नेल के शेल्टर के बाहर गार्ड्स खड़े थे, पैसे वसूलने वाले नहीं। टस्क क्रू के बचे हुए लोग इतनी जल्दी गायब हुए कि जाते जाते 3 दरवाजों से अपने टस्क स्टैम्प्स तक खुरच गए। मुझे राहत महसूस होनी चाहिए थी। मुझे ज्यादातर भूख लग रही थी। वलीरिया लाया को नर्वस फाइटर्स के घेरे में सवालों के जवाब देते हुए देख रही थी और उसने आंखें सिकोड़ ली। उसे उस इंसान से ज्यादा अटेंशन मिल रही है जिसने गियर को कुचला। मैंने कहा, तुम हिडन रहना चाहती थी। उसने कहा, इंसान हिडन भी रह सकता है और उसकी ठीक से अप्रिशिएशन भी हो सकती है। मैंने कहा, हिडन आमतौर पर ऐसे काम नहीं करता। नेल रैवल को साथ लिए हमारी तरफ आई। उसने मुझे वो फटी हुई डॉल दिखाई जिसे मैंने रिपेयर किया था, फिर उसे वापस खींच लिया जैसे उसे डर हो कि मैं उसे वापस मांग लूंगा। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। उसकी यहाँ एक जॉब है। रैवल ने चम्मच से सैल्यूट किया। वलीरिया ने डॉल की तरफ देखा। अगर इसने मुझे काटा तो मैं इसका चम्मच जला दूंगी। रैवल ने धीरे से चम्मच नीचे कर लिया। गुड इंस्टिंक्ट्स। तभी वेस्टर्न गेट एक धमाके के साथ अंदर की तरफ टूट कर गिरा। मैजिक से ना ही बोल्ट से। मेरा मैकेनिकल डॉग धुएं के बीच से बाहर आया। उसकी पसलियों पर जलने के निशान थे, पंजों में कीचड़ था और एक औरत उसकी पीठ पर लदी हुई थी। अरीना का शोर टुकड़ों में शांत हुआ। पहले भीड़, फिर सिल्वर ब्लेड गिल्ड के फाइटर्स, फिर टोबिन। बोल्ट की पीठ पर लदी औरत ने फटा हुआ व्हाइट आर्मोर पहना था। उसके स्वॉर्ड आर्म का एंगल गलत था। उसके बाल खून से सने हुए चेहरे पर चिपके थे। एक टूटा हुआ सिल्वर बैज अब भी उसके कंधे पर लगा हुआ था। सिल्वर ब्लेड गिल्ड के एक फाइटर ने फुसफुसाते हुए कहा, कोरेव। एक दूसरा फाइटर घुटने के बल बैठ गया। स्वॉर्ड सेंट। बोल्ट लंगड़ाते हुए मेरे पास आया, थोड़ा नीचे हुआ और दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्स वुमेन को मेरी बाहों में ऐसे फिसलने दिया जैसे किसी ने उस टाइटल को बीच से तोड़ दिया हो। उसकी स्वॉर्ड गायब थी। इस बात ने सिल्वर ब्लेड गिल्ड के फाइटर्स को उसके खून से भी ज्यादा डरा दिया। वलीरिया ने उस सड़क की तरफ देखा जिसे तोड़कर बोल्ट आया था और इस बार उसने मेरे पैरों में एक और औरत के गिरने पर कोई मजाक नहीं किया। उस खामोशी ने मुझे उसकी स्वॉर्ड के गायब होने से भी ज्यादा डरा दिया। कोरा ने एक आंख खोली। एक्स को वो फुसफुसाई, मेरे पीछे मत आने देना। फिर वो बेहोश हो गई। दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्स वुमेन मेरे गेस्ट रूम में जगी और उसने पूछा कि बैटलफील्ड कहाँ है। वैलेरिया थॉर्न मेरे नीले मग के साथ बेड के सिरे पर खड़ी थी और पूछ रही थी कि एक और औरत उसके ब्लैंकेट पर खून क्यों गिरा रही है। अगली तबाही ऐसे ही शुरू हुई। किसी ने बहस नहीं की। इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा डराया। कौरवे ने उठकर बैठने की कोशिश की। उसका स्वॉर्ड आर्म गलत तरीके से मुड़ा हुआ था। उसका व्हाइट आर्मोर कंधे से लेकर कूल्हे तक कटा हुआ था। बस एक सिल्वर बैज अब भी स्ट्रैप से ऐसे चिपका था जैसे प्राइड जगह छोड़ने से इनकार कर रही हो। बोल्ट दरवाजे के पास बैठा था, पंजों में कीचड़ लिए ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे घर लाने के लिए उसने स्टोन ब्रिज सिटी का वेस्टर्न गेट तोड़ा ही न हो। कोरा ने उसे देखा, फिर मुझे। वो कितनी दूर तक मेरे पीछे आई? मैंने कहा, इतनी दूर तक कि मेरे डॉग को सिटी प्रॉपर्टी तोड़ना जरूरी लगा। उसकी आंखें तेज हो गई। तो मुझे बाहर ले चलो। अगर एक्स तुम्हारे घर तक पहुंच गई तो वो सिर्फ चीख सुनने के लिए इसकी फाउंडेशन चीर देगी। वलीरिया ने एक भौं उठाई, ड्रामेटिक। कोरा ने सिर घुमाया और पहली बार वलीरिया को साफ देखा। आधे सेकंड के लिए स्वॉर्ड सेंट अपनी टूटी हुई पसलियों का दर्द भूल गई। फिर उसने कोई हथियार ढूंढने की कोशिश की। उसके पास स्वॉर्ड नहीं थी,
ये बात उसे वलीरिया से ज्यादा डरा रही थी। थॉर्न क्वीन कॉरा फुसफुसाई। वलीरिया ने मग के किनारे से मुस्कुराते हुए कहा, ये ब्लीडिंग वुमन मुझे पहचानती है। गुड, कम से कम एक कॉम्पिटेंट गैस तो मिली। मैंने कहा, ये गैस नहीं है। वलीरिया ने ब्लैंकेट की तरफ देखा। ये मेरे ब्लैंकेट के नीचे है। मैंने कहा, वो मेरा ब्लैंकेट है, वो मेरे काउच पर था। उसने कहा, कभी कभी वो दल बदल लेता है। कॉरा हम दोनों को ऐसे घूरती रही जैसे दुनिया उसकी बाह से ज्यादा पर्सनल तरीके से टूट गई हो। तभी बॉल्ट के कंधे के जोर से लकड़ी का एक टुकड़ा गिरकर फर्श पर आ लगा। बस एक स्प्लिंटर, भूरा खुरदरा, शायद अरीना के गेट से या मेरे पोर्च की रेल से। कॉरा ने उसे देखा और वो शांत हो गई। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? उसने पूछा। मैंने उसे उठाकर उसके सही हाथ में रख दिया। कॉरा ने पने बूट के अंदर से सिल्वर का एक टूटा हुआ टुकड़ा निकाला। उसकी स्वॉर्ड का बस यही एक हिस्सा बचा था। मूठ के पास से टूटा हुआ करीब 3 इंच का सेक्रेड एज जो किसी फंसे हुए मच्छर की तरह भिन भिना रहा था। उसने उस ब्लेड को फार्म स्प्लिंटर पर दबाया। सिल्वर चटक गया। लकड़ी नहीं चटकती। खुली खिड़की के बाहर बॉल्ट के पीछे शहर से आए 2 सिल्वर ब्लेड फाइटर्स ने ये टेस्ट देख लिया। उनमें से एक के बेल्ट में एक सेरेमोनियल डैगर था। उसने उसे आधा बाहर निकाला, उस फार्म स्प्लिंटर को देखा और फिर डैगर को वापस ऐसे धकेल दिया जैसे उसने उसके परिवार की बेइज्जती कर दी हो। कॉरा ने भी ये देखा। एक टाइटल खून के साथ जिंदा रह सकता है, लेकिन एक पोच के टुकड़े के हाथों हर किसी के मेटल के बेइज्जत होने के बाद जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल होता है। कॉरा का चेहरा बदल गया। वलीरिया ने मग से पीना बंद कर दिया। कॉरा ने फिर कोशिश की। इस बार धीरे। फार्म स्प्लिंटर ने सेक्रेट स्टील से एक बारीक परत ऐसे छीली जैसे वो जलाने की लकड़ी छील रही हो। कमरा इतना शांत हो गया कि एटलास ने उसे खराब कर दिया। अम्ब्रेला बकेट से प्रोफेसी स्वॉर्ड बोली, मैं पहले ही सबको चेतावनी दे चुकी हूँ कि हाउस होल्ड स्टोरेज अस्वाभाविक है। कॉरा ने मुझे उस तरह के डर से देखा जो एक्सपर्ट्स के चेहरे पर तब आता है जब कमरे की सबसे छोटी चीज उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत को हरा दे। इस लकड़ी को किस टेक्निक से बनाया गया? मैंने कहा, मुझे लगता है ये पोर्च रेल की होगी। किस स्कूल की? कारपेंट्री। उसने स्प्लिंटर को अपनी मुट्ठी में कस लिया। तो एक्स के आने से पहले मुझे अपनी कारपेंट्री सिखाओ। वो पहला बुरा संकेत था। स्वॉर्ड सेंट 3 मिनट से भी कम समय से होश में थी और पहले ही लकड़ी की एक टुकड़े का रास चाहती थी। कॉरा ने अपने पैर बेड से नीचे उतारने की कोशिश की। वैलेरिया ने उसकी पेशानी पर एक उंगली रखकर उसे वापस लिटा दिया। कॉरा की आंखें चमक उठी। वलीरिया ने कहा, अगर तुमने फ्लोर पर खून गिराया तो फार्मर फंस करेगा। उसकी फंसिंग मुझे थकाती है। कॉरा ने कहा, मुझे अपनी गिल्ड में वापस जाना है। वलीरिया ने जवाब दिया, अगर सिल्वर ब्लेड गिल्ड तुम पर एक हाथ टूटे हुए लौटने के भरोसे टिकी है तो उसे शर्मिंदा होना ही चाहिए। कॉरा का जबड़ा कस गया। नियम साफ था और बदसूरत भी। अगर कॉरा टूटी हुई वापस जाती तो सिल्वर ब्लेड का नाम भी उसके साथ टूटता। अगर एक्स उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाती तो हैवकर भी उस मुसीबत में घसीटी जाती जिसने उत्तर की सबसे ताकतवर फॉर्मल स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। मैं दोनों में से कुछ भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने उसे खाना दिया। कॉरा ने राइस, एग्स और चॉप्ड ग्रीन्स वाले बॉल को ऐसे देखा जैसे वो ब्रेकफास्ट की शक्ल में छुपा हुआ कोई हथियार हो। वलीरिया बेडपोस्ट से टिक गई। खाओ, या तो ये तुम्हें ठीक करेगा या तुम्हारा अपमान करेगा। कॉरा ने कहा, ये सुनकर सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा, लेकिन सही बात है। कॉरा ने एक बाइट खाई। उसका टूटा हुआ स्वॉर्ड आर्म एक झटके में सीधा हो गया। वो चीख पड़ी। मेरे हाथ से स्पून छूट गई। वलीरिया ने उसके उठकर बैठने से पहले ही उसका कंधा पकड़ लिया। बॉल्ट ने एक बार भौंका और बेड फ्रेम से सी। ओरा की टांगों के चारों तरफ 4 छोटे वुडन ब्रेसेस उगाए ताकि वो गिर न जाए। वो ब्रेसेस पहले वहाँ नहीं थे। कॉरा उन्हें घूरती रह गई। मैंने और ज्यादा घूरा। मैंने बेड से कहा, बिना परमिशन के इम्प्रोवाइजिंग नहीं। ब्रेसेस वही रुक गए। कॉरा की सांसें कांप रही थी। उसके चेहरे में रंग लौट आया, लेकिन उसकी कलाई की त्वचा के नीचे काली रेखाएं अब भी थी। छोटे छोटे दांतों के निशान जैसे ब्लैक गियर उसकी हड्डियों को चूम कर वहाँ कर्ज लिख गई हो। वलीरिया ने उन्हें देखा। उसके चेहरे से पैटी वाला किनारा उतर गया। उसने कहा, पाओ नाउ। कॉरा ने निगलते हुए कहा, सो लेटर। किसी लेक्चर की जरूरत नहीं थी। उसने फिर फार्म स्प्लिंटर उठाई। एक्स ने मेरी स्वॉर्ड को इसलिए काटा क्योंकि मेरी स्वॉर्ड उसे डोमिनेट करना चाहती थी। इस लकड़ी ने कुछ न करके उसका विरोध किया। मैंने कहा, ये तो लकड़ी जैसा ही लगता है। उसने कहा, ये एक सीक्रेट जैसा लगता है। उसने टूटे हुए सिल्वर शार्ड से मेरी शेल्फ की तरफ इशारा किया। तुम कौन से फॉर्म्स प्रैक्टिस करते हो? मैंने कहा, मैं चोर्स के बाद स्ट्रेचिंग करता हूँ। वलीरिया के होंठ थोड़े मुड़े। ये एक्सपर्ट्स को ह्यूमिलिएट करने वाली हर चीज को चोर कहता है। कॉरा नहीं हंसी। मुझे दिखाओ। मैं मना कर पाता। उससे पहले नॉर्थ फेंस चीख उठी। मॉन्स्टर लाइन नहीं, फेंस। खेत के उस पार से तेज लकड़ी के क्रैक एक के बाद एक सुनाई दिए, जैसे कोई हर पोस्ट को ईमानदारी के लिए परख रहा हो। बॉल्ट के कान चिपक गए। वलीरिया ने मग नीचे रख दिया। कॉरा खुद को उठाकर बैठ गई और बेड के ब्रेसेस चटक कर टूट गए। उसने कहा, मैंने कहा था ना। एक्स आ गई थी। वो मॉन्स्टर गार्ड्स के बीच से बिना जल्दबाजी के आई। पहले गार्ड मॉन्स्टर ने वलीरिया के ऑरा के सामने सिर झुकाया
और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। एक्स ने उसे बीच से चीर दिया और आगे बढ़ती रही। वो बड़ी नहीं थी, यही बात उसे और बुरा बना रही थी। उसका आयरन हेड एकदम साधारण था, हैंडल गहरा काला था और उसके थ्रोट के पास ब्लैक गियर रूट्स कॉलर की तरह लिपटी हुई थी। जब भी वो हिलती, घास उससे दूर झुक जाती। यार्ड का हर स्टंप काला सैप बहाने लगता। बोल्ट के पीछे शहर से आए सिल्वर ब्लेड फाइटर्स टूटे हुए गेट पर ही रुक गए। उनमें से एक ने स्पीयर उठाई, कोरा चलाई, उसे मत मारो, देर हो चुकी थी। स्पीयर जाकर एक्स हेड से टकराई। भाले पर जैसे एक ही पल में 100 साल बीत गए। लोहे पर जंग फैल गई, वो चूर चूर होकर धूल बन गया और योद्धा के हाथों से फिसलकर जमीन पर बिखर गया। योद्धा घुटनों के बल गिर पड़ा। उधर कुल्हाड़ी धीरे धीरे घूमी और मेरी बरामदे की ओर मुड़ गई। छतरियों की बाल्टी में रखा एटलस खड़खड़ाने लगा। आखिरकार मुझसे भी बदतमीज कोई औजार मिला। वालेरिया ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में काली आग इकट्ठा होने लगी। मैं तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं, पूरा आंगन मेरी ओर देखने लगा, यहाँ तक कि कुल्हाड़ी भी। वालेरिया की आवाज ठंडी हो गई। वो चीज भ्रष्ट हो चुकी है। रेल भी हो चुका था। रेल तो बस दांतों वाला कपड़ा है, ये हत्या करने वाला हथियार है। ये सिर्फ एक कुल्हाड़ी है। इसी ने तलवार संत के शरीर के टुकड़े किए थे। फिर उसका पीछा करते हुए तुम्हारी लकड़ियों के ढेर तक आ पहुंची। कोरा लड़खड़ाते हुए मेरे पास आकर खड़ी हुई। उसने अपनी पसलियों पर हाथ रखा हुआ था। किसान, अगर कोई योजना है तो जल्दी करो, और उम्मीद है हमेशा की तरह अपमानजनक ही होगी। मेरे पास सचमुच कोई योजना नहीं थी। तभी कुल्हाड़ी मेरी ओर घूमी और मेरी नजर उसके दस्ते पर पड़ी। हत्थे के पास एक छोटा सा टेढ़ा अर्धचंद्राकार जला हुआ निशान था। उसी पल मुझे याद आ गया, हैवेकर फार्म में अपनी पहली सर्दी के दौरान मैंने यही पुरानी कुल्हाड़ी गलती से चूल्हे के बहुत पास छोड़ दी थी। हत्था जल गया था। बाद में मैंने उस हिस्से पर सुतली लपेट दी थी ताकि फफोला मेरी हथेली को न रगड़े। मेरे दिमाग से पहले मेरे हाथ ने उसे पहचान लिया। मेबल, मैंने धीमे से कहा। कुल्हाड़ी वही ठिठक गई। वालेरिया मेरी तरफ मुड़ी। तुमने एक कुल्हाड़ी का नाम रखा था? मैं बहुत अकेला था। एटलस ने अजीब सी घुटी हुई आवाज निकाली। तुमने पवित्र तलवार से पहले कुल्हाड़ी का नाम रख दिया। उसी का ज्यादा इस्तेमाल करता था। कुल्हाड़ी पर लिपटी काली जड़ें अचानक कस गई। पूरा आंगन एक पतली तीखी चीख से भर गया। वो चीख कोरा की नहीं थी, नहीं लड़ाकों की, वो खुद कुल्हाड़ी की थी। लकड़ियों के ढेर में रखे सारे गट्ठे अपने आप बीच से फट गए। कोरा बुदबुदाई। उस नाम ने मेरी तलवार से भी गहरा वार किया। कुल्हाड़ी बिजली की रफ्तार से मेरी ओर झपटी। बोल्ट छलांग लगाकर बीच में आ गया। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, बोल्ट जमीन पर इतनी जोर से उतरा कि मिट्टी में गहरी लकीरें बन गई, लेकिन वो वही रुक गया। मेबल की धार मेरे सीने से बस 1 इंच दूर आकर ठहर गई। उससे निकलती ठंडक ने मेरी कमीज तक सख्त कर दी। मैं पीछे हट सकता था, मुझे हट जाना चाहिए था, लेकिन मैंने उल्टा उसका हत्था पकड़ लिया। काली जड़ें मेरी हथेली में धंस गई। वालेरिया हरकत में आई। मैंने बिना उसकी ओर देखे कहा, आग मत लगाना। वो रुक गई। खुद को रोकने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बरामदे की लकड़ियां उसके पैरों के नीचे चरमराकर टूटने लगी। मैंने सुतली से लिपटे हत्थे को कसकर पकड़ लिया। कुल्हाड़ी किसी बेकाबू जानवर की तरह कांप रही थी। तभी एक याद मेरे दिमाग में नहीं, सीधे मेरे हाथ में उतर आई। बरसात की ठंडी सुबह, सूरज निकलने से पहले लकड़ियां चीरना, पहली बार एटलस के आंगन में गिरने के बाद मेबल को एक तरफ फेंक देना, और सिस्टम की वो चीख। एक सच्चे नायक को खेतों के औजारों की जरूरत नहीं होती। मुझे तो ये बात सालों से याद भी नहीं थी, लेकिन मेबल को थी। मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। कुल्हाड़ी ने जैसे उस माफी को भी 2 टुकड़ों में काट देना चाहा। उसकी धार मेरी गर्दन की ओर झटकी। मैंने उसे कसकर पकड़ा और घसीटते हुए लकड़ी काटने वाले ठीहे तक ले गया। कोरा हैरानी से देखती रह गई। तुम कर क्या रहे हो? जो उसे सबसे अच्छी तरह आता है। मैंने एक मोटा लकड़ी का गट्ठा सीधा खड़ा किया। मेबल मेरे हाथों में तड़प रही थी। उसे खून चाहिए था, दीवारें चाहिए थी, महान लोग चाहिए थे, कुछ भी ऐसा जिसे नष्ट करना मायने रखता हो। लेकिन मैंने उसके सामने सिर्फ जलावन की लकड़ी रख दी। पहला वार हुआ। लकड़ी साफ 2 हिस्सों में बंट गई। कुल्हाड़ी की धार से काला रस छिटक कर बाहर निकला। उसके हत्थे से लिपटी काली जड़ें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। वालेरिया एक कदम आगे बढ़ी। ये सचमुच काम कर गया। मैंने उसकी तरफ देखा। इतना हैरान मत हो, वो बोली। जब तुम्हारी कायरता रणनीति में बदल जाती है तब मुझे हमेशा हैरानी होती है। मैं मुस्कुराया। मुझे भी। कुल्हाड़ी फिर कांपी। मैंने कहा, एक और लकड़ी। मेबल पहले से भी ज्यादा ताकत से नीचे गिरी। दूसरे वार की गूंज पूरे आंगन में फैल गई। राक्षस पहरेदारों ने अपने सिर झुका लिए। सिल्वर ब्लेड के योद्धा ऐसे देख रहे थे मानो किसी ने युद्ध का मैदान लड़ाई से नहीं बल्कि घर के काम करके जीत लिया हो। कोरा ने खेत की लकड़ी का वो टुकड़ा अपने सीने से लगा लिया। अब वो जीत के लिए नहीं लड़ रही थी। का ने कहा था कि उसे पहचान चाहिए, उसे एक जगह चाहिए, एक काम चाहिए।
मैंने तीसरी लकड़ी खड़ी कर दी। मेबल कुछ पल रुकी, फिर बिना मेरे हाथ चलाए ही उसकी धार अपने आप नीचे आ गिरी। छक, लकड़ी दो हिस्सों में बंट गई। उसी के साथ उसकी काली जड़ जैसी पट्टी भी टूट गई। हत्थे के भीतर से काले धातु का एक छोटा सा दाना बाहर उछला और बरामदे पर लुढ़कने लगा। वालेरिया आगे बढ़ी। उसने बिना कुछ कहे अपनी एड़ी उस पर रख दी। ठक, चटाक, धुआं उठ गया। मेबल मेरे हाथों में बिल्कुल ढीली पड़ गई। उसका लोहे का सिर फिर साधारण लोहे जैसा हो गया। उससे लिपटी सारी काली जड़ें सूखी डोरियों की तरह झड़कर नीचे गिर गई। हत्था हल्का सा गर्म हो गया। वो पूरी तरह जीवित तो नहीं था, लेकिन अब फिर से अपना सा लग रहा था। तभी कुल्हाड़ी से एक धीमी खुरदुरी आवाज आई, बिल्कुल किसी पुराने पेड़ की छाल जैसी। तुमने उस चमकदार वाली को चुन लिया था। छतर, ईयू की बाल्टी में रखा एटलस एकदम सीधा खड़ा हो गया। मैं एक पवित्र हथियार हूँ। मेबल की धार उसकी तरफ मुड़ी। चमकदार सिल्वर ब्लेड के योद्धाओं के मुंह से जो आवाज निकली उसे मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। वो उन प्रशिक्षित योद्धाओं की आवाज थी जिन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके गिल्ड का सबसे बड़ा संकट अब दो औजारों की घरेलू नोकझोंक बन चुका है। कोरा धीरे धीरे एक घुटने पर बैठ गई। न मेरे सामने न वालेरिया के सामने, वो मेबल के सामने झुकी। उत्तर के लोग इसे समाधि कुल्हाड़ी कहते थे। उसने धीमे स्वर में कहा, और मैं एक छोड़े हुए खेत की कुल्हाड़ी से हार गई जिसकी भावनाएं आहत थी। मेबल हल्के से गुनगुनाई। उसकी आवाज में साफ साफ संतोष छलक रहा था। वालेरिया ने मेरी तरफ देखा। अब तुम्हें रसोई के किसी और सामान का नाम रखने की अनुमति नहीं मिलेगी। मैंने कंधे उचकाए। केतली की भी अपनी राय है। मैं उस केतली को नष्ट कर दूंगी। उसी समय घर के अंदर से केतली ने सीटी बजा दी। बस इतना काफी था। आंगन का तनाव थोड़ा टूट गया। का एक बार हंसी, फिर दर्द से करा उठी, लेकिन वो हंसी मायने रखती थी। उसने उसके भीतर फिर से जीने की इच्छा जगा दी। हालांकि उसकी त्वचा के नीचे मौजूद काले निशान अब भी पूरी तरह मिटे नहीं थे। कोरा ने खेत की लकड़ी का टुकड़ा उठाया। अब मुझे वो चाल दिखाओ। मैंने सिर हिलाया। मैंने कहा था मैं बस शरीर खींचता हूँ, तो वही करके दिखाओ। मैं घर के अंदर गया, पुरानी अलमारी से ताइची की एक पुरानी पुस्तिका निकाली, फिर वापस आंगन में आ गया। अब मेरे सामने खड़े थे सिल्वर ब्लेड के दो योद्धा, एक दानव रानी, एक भविष्यवाणी वाली तलवार, अभी अभी ठीक हुई एक कुल्हाड़ी, एक यांत्रिक कुत्ता और आधी राक्षसी सीमा। सबके सब मुझे देख रहे थे जब मैं आराम से ताइची की पुरानी पुस्तिका खोल रहा था। वालेरिया ने उसका शीर्षक पढ़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये बच्चों की व्यायाम पुस्तिका है। इसमें तो चित्र बने हुए हैं। कोरा ने उसे ऐसे हाथों में लिया जैसे कोई पवित्र ग्रंथ हो। मैंने तुरंत कहा, उधार है, रख लेना मत। एटलस की तरह घर का सामान चुराने मत लग जाना। एटलस बड़बड़ाया, मुझे चुना गया था, तुम्हें तो बस रखकर छोड़ दिया गया था। कोरा ने हमारी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। पहला चित्र करके दिखाओ। मैंने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाए। कुछ नहीं हुआ। सिल्वर ब्लेड का एक योद्धा निराश होकर सांस छोड़ने ही वाला था कि तभी मैंने अपना भार एक पैर से दूसरे पैर पर बदला। पूरा खेत एकदम शांत हो गया। ये वैसी खामोशी नहीं थी जैसी वालेरिया के पहले जादू के समय थी। ये वैसी शांति थी जैसी खेत में बीज फूटने से ठीक पहले होती है। मेरे पैरों के आसपास की धूल गोल घेरा बनाकर हवा में उठने लगी। दो हिस्सों में बंटी लकड़ियां अपने आप सीधी खड़ी हो गई। कपड़े सुखाने वाली रस्सी अपने आप तनकर सीधी हो गई। कोरा की त्वचा के नीचे रेंगते काले निशान अचानक थम गए। मैंने धीरे धीरे अपनी कमर घुमाई और हवा की ओर हथेलियां बढ़ाकर हल्का सा धक्का दिया। उस पल ऐसा लगा मानो पूरा आंगन 1 इंच खिसक गया हो, बिना वास्तव में हिले।